किंग ऑफ एस्ट्रोलॉजर। मैं प्रेशर में आ गया हूँ कि बहुत अच्छा बोलना पड़ेगा आज। आपका क्या मानना है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक गाइडेंस टूल है या फिर भाग्य बदलने में ये वाकई सक्षम है? एस्ट्रोलॉजर के बस की बात नहीं है कि किसी का भाग्य बदल दे और किसी की लाइफ बदल दे। क्या ये अंबानी जी गोद लेके चले जाएंगे मुझको, कुछ मैं ऐसे उपाय कर लूंगा? आप खुद को भ्रमित कर रहे हो और ऐसी कोई बातें आपको बता रहा है तो वो आपको भ्रमित कर रहा है। मतलब अरुण जी, जो लोग ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमारा भाग्य बदलता है और आपका भाग्य बदल सकता है, तो ये एस्ट्रोलॉजी के नाम पे एक स्कैम कर रहे हैं फिर लोग। डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए हो, यूट्यूब पे मत आओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार सिर्फ मैं ज्योतिष करूंगा, उपाय करूंगा, सुबह शाम मंत्र करूंगा, सुबह शाम यहाँ पे वो दान करूंगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं कर्म नहीं करूंगा, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो कि जो मिलना है कर्म से ही मिलना है। कि आपके पूरे 24 घंटों में एक घंटा अलग अलग प्लेनेट्स रूल करते हैं। अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन है? अच्छे तो कम देखे हैं, फेमस ज़्यादा देखे हैं। एक एस्ट्रोलॉजर सामने बैठा है, आप उसे ये मत पूछो कि सामने वाली खिड़की से काजल देखती है क्या, उसके मन में क्या चल रहा है। दिस इज द अब्यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। शनि की 7.5 शनि की महादशा में लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं। वो कहता मैं कर्म का देवता हूँ, घिसाऊंगा, पटकूंगा, लेकिन आप लगे रहे तो शनि बिकम्स मनी। लोग नहा रहे हैं नमस्ते करके पाखंड कर रहे हैं। क्या पता है आपको? दिस इज द राइट प्रोसीजर ऑफ चेंटिंग एनी मंत्रा। ये तो डोनेशन भी इंसान गलत कर रहा है, मंत्र भी नहीं पढ़ने आते, फिर कहता उपाय काम नहीं करते, ज्योतिष काम नहीं करता। जब भी किसी की लाइफ में पैसा बढ़ने वाला होता है उसकी जगह बदल जाती है। क्या सच में ये जो वशीकरण के नाम पर ढोंग चल रहा है, बुरा मत मानिएगा जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ढोंग वर्ड, क्या ये सच में एक्यूरेट है? हर प्रॉब्लम के लिए सिर्फ पूजा का ही सॉल्यूशन क्यों है? पूजाएं बहुत काम करती हैं। लाखों रुपए में क्यों होगी फिर पूजा? लाखों रुपए में इसलिए होगी क्योंकि जो पंडित जी आते हैं इस पूजा के लिए, वो नंबर उनके ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो तो खुद लूट रहा है ना। ये लूट रहा है, ये बिल्कुल सच है। तो यही है मांग लिख। तो बधाई हो, आप मांग लिखें। बड़ा मन नहीं था मेरा। लोग, मेरे दोस्त मुझसे बोलते थे पंडिताई कर रहे हो, बड़े आए थे तुम तो यूपीएससी क्लियर करने, ये वो। बुरा लगता था, मैं छुपाया, बहुत महीने तक छुपाया। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक ज़िंदगी में नहीं खत्म होता। वंस एस्ट्रोलॉजर ऑलवेज एस्ट्रोलॉजर। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज फिर एक और नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और ये आज का पॉडकास्ट सबसे ज़्यादा खास आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि हमारे लिए हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट है ये दोस्तों आज। क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो सबसे खास हैं, जो आज के डेट में मैं अगर कहूँ ना पूरी दुनिया के अंदर वो फेमस हैं, हर कोई उन्हें जानता है। उनकी रेमेडीज़, उनके बताए गए उपाय आपकी लाइफ को बदल रहे हैं। सही राइट डायरेक्शन हमें मिल पा रहा है। जो एस्ट्रोलॉजी को लेकर हम भ्रमित थे कि एक्चुअल में क्या एस्ट्रोलॉजी सच में काम करती है, यस, उसके बारे में बताया जा रहा है, कैसे आपकी लाइफ का एस्ट्रोलॉजी बदल रही है। और इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ आज आप लोगों को नया सुनने को मिलने वाला है, क्योंकि ये गेस्ट एक ऐसे गेस्ट हैं जो हर पॉडकास्ट में नई चीज बताते हैं, लोगों को रिपीटेशन नहीं देते। इनकी रेमेडीज नई होती हैं, लोगों की लाइफ को बदलने के लिए होती हैं। यहां बात करने वाले हैं वास्तु को लेकर, ज्योतिष को लेकर, न्यूमरोलॉजी को लेकर, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों को भ्रमित कर रहा है। जैसे पहले ज्योतिष से लोग परेशान होने लगे थे कि एक्चुअल में क्या सच में काम करता है, और स्विच वर्ड, इसको लेकर भी मार्केट में एक नया ट्रेंड चल चुका है कि क्या ये स्विच वर्ड पैसे को बढ़ाएंगे, हमारी लाइफ को ठीक करेंगे। बहुत कुछ होगा आज के इस पॉडकास्ट में, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो है एस्ट्रो अरुण पंडित। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत स्वागत है आपका। भारी भरकम इंट्रोडक्शन दिया आपने। मैं प्रेशर में आ गया हूँ कि बहुत अच्छा बोलना पड़ेगा आज। सर आपके साथ बैठ के तो हमारी भी ना एनर्जी बहुत हाई हो चुकी है। सर कहते हैं ना, हाउ इज द जोश हाई। सर थैंक यू सो मच आमिर, थैंक यू सो मच कंचन जी बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। सर बहुत डिमांड थी आपकी हमारे पॉडकास्ट में, लोगों के कमेंट्स आते थे कि सर को बुलाया जाए, बात करनी है, सर की रेमेडीज सुननी है। तो अरुण जी, पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा एक बेसिक सवाल इस पॉडकास्ट के लिए, लेकिन लोगों के लिए उसका आंसर बहुत डिफरेंट होने वाला है। हम लगन चार्ट की बात करते हैं। लोग लगन चार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सच में लगन चार्ट पे ही हमारी लाइफ डिपेंड करती है? अगर हमें करियर को चुनना है तो क्या लगन चार्ट ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कुंडली के लिए? तो लगन चार्ट एक्चुअल में क्या है, ये आप हमें समझाइए। लगन चार्ट पापा है, ठीक अच्छा। है, पापा ही सब कुछ करते हैं। उसके बाद जो बच्चे आते हैं वो थोड़े थोड़े स्पेसिफिक किसी डिपार्टमेंट में अच्छे हो सकते हैं, बट डैडी इज़ डैडी। यहाँ पे इसका मतलब समझना ज़रूरी है कि पराशर जी ने ज्योतिष शुरू किया, वहाँ से लगन चार्ट बना। उसके बाद कई सारे स्कॉलर्स आए, केपी आए, कृष्णमूर्ति साहब आए, नाड़ी ज्योतिष पनपा, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी पनपे। पर ये सारी चीज़ें, जैसे लाल किताब भी आया, ये सारी चीज़ें आई यहीं से थी।
तो लगन चार्ट हमेशा डैडी रहेगा। इसके बाद कई सारे वर्ग कुंडलियाँ होती हैं जिन्हें हम डिविजनल चार्ट्स कहते हैं, वो हेल्प करते हैं लगन चार्ट को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ने में। पर ऐसा कभी नहीं होता कि लगन चार्ट में कुछ और कह रहा है और इस कुंडली में, वर्ग कुंडली में या फिर डिविजनल चार्ट्स में कुछ और बातें हो रही हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये सारी जितने भी चार्ट्स होते हैं आपके, चंद्र कुंडली है, सूर्य कुंडली है, नौमांश है, दशमांश है, सप्तमांश है, ये सारी चीज़ें लग्न चार्ट से ही बनी है। तो यस, लग्न चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका अच्छा होना आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्शंस आपको 80 से 85% लग्न चार्ट से मिल जाती। कहीं कहीं जब कोई ज्योतिष होता पढ़ता है और ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी की कुंडली में लिखा है कि आपका डाइवोर्स होगा, ओके ठीक है, यहाँ तक बात समझ, ये लग्न चार्ट बता देगा। अब नौमांश आपको ये कंफर्म करेगा कि डाइवोर्स कैसे होगा। वाइफ छोड़ेगी कि हस्बैंड छोड़ेगा, क्या इन लॉज की वजह से होगा या पड़ोसी की वजह से होगा, दैट वो जो डिटेल है वो आपका ये डिविजनल चार्ट बताएगा। और लग्न चार्ट ने अपना प्रॉमिस पूरा ही करेगा। ये दोनों कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब मेरा आपसे सवाल है यहाँ पर एक, ये सवाल ऐसा है जो लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप इसका आंसर करें। जैसे हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो होता है लोगों का भाग्य बदल देता है, लोगों की किस्मत बदल जाती है एस्ट्रोलॉजी। मतलब कहते हैं कि अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजी के पास चले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, मतलब आपका सब कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं आज भी। आपका क्या मानना है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक गाइडेंस टूल है या फिर भाग्य बदलने में ये वाकई सक्षम है? एस्ट्रोलॉजी कोई भाग्य नहीं बदलता और एस्ट्रोलॉजर के बस की बात नहीं है कि किसी का भाग्य बदल दे और किसी की लाइफ बदल दे। वो सिर्फ श्री हरि बदल सकते हैं, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट है, जब तक हम इसे एज अ सब्जेक्ट लेंगे कि इसमें थोड़ी फिजिक्स भी है, थोड़ी एस्ट्रोनॉमी भी है, थोड़ी बताने की कला भी है, तब तक आप ठीक हैं। लेकिन जिस दिन आप ये सोचेंगे कि मेरा कुछ एकदम से झप्पड़ फटेगा या अंबानी जी गोद लेके चले जाएंगे मुझको, कुछ मैं ऐसे उपाय कर लूँगा, आप खुद को भ्रमित कर रहे हो। और ऐसी कोई बातें आपको बता रहा है तो वो आपको भ्रमित कर रहा है। भाग नहीं बदलती एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जीवन संवारती है। अच्छा, आपको बताती है कि यहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा, इधर चले जाओ, ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए हो, यूट्यूब पे मत आओ। ये टूल है गाइडेंस का, जो आपने दूसरा बोला था। तो आप ज्योतिष के पास जा रहे हैं तो एक गाइडेंस के लिए जाइए कि मेरी लाइफ में आने वाले साल में के क्या क्या बड़े बड़े इवेंट्स हो सकते हैं और उसके हिसाब से प्रिपेयर करिए अपने आप को। अभी कल की बात है, एक लेडी आई थी, उन्होंने कहा था कि आप बताइए कि 2025 मेरा कैसा जाएगा। तो मैंने कहा जॉब चली जाएगी आपकी, ठीक है। अब ये एक गाइडेंस थी कि मई में जॉब जाएगी, फिर अगस्त में दोबारा भी मिल जाएगी। लेकिन अब ये जो 3 महीने हैं ना, आप बौखलाओगे नहीं कि हाय दैया अब क्या होगा मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर आप अभी से आपके पास समय है 6 महीने का कि आप सेव भी कर सकते हो उन 3 महीनों के लिए, ओके। सो ये सारी ये गाइडेंस है, जीवन संवारने के तरीके हैं। किसी के हेल्थ इश्यूज़ दिख जाते हैं कि आपको हेल्थ इशू होने वाला है नेक्स्ट ईयर, मेडिकल इंश्योरेंस है ना, नहीं है तो करा लो, नहीं तो जेब से 4-5 लाख चले जाएंगे। क्योंकि हम गरीबी से एक मेडिकल बिल दूर होते हैं। तो ज्योतिष आपको इन सब जगहों पे प्रोटेक्ट कर सकता है। बट ऐसा मत कहिए कि भाग्य बदल देगी, ज़िंदगी बदल देगी, छप्पड़ पाड़ के सब कुछ आ जाएगा। ये सब सुनने में अच्छे लगते हैं ये शब्द, ठीक है, पर सच्चाई इतनी ही है कि ज्योतिष आपको संवारता है, आपको गाइड करता है। मतलब अरुण जी, जो लोग ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमारा भाग्य बदलता है और आपका भाग्य बदल सकता है, तो ये एस्ट्रोलॉजी के नाम पे एक स्कैम कर रहे हैं फिर लोग? भाग्य सिर्फ श्री हरि बदलते हैं, जिंदगी भी सिर्फ श्री हरि बदलते हैं, ठीक है। इसको एज अ सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, कि कुछ कैलकुलेशन है, पूरा मैथमेटिक्स है इसमें, ठीक है, कि सन इतनी डिग्री में यहाँ बैठा है तो इस तरह के रिजल्ट आएंगे, ओके। सो इसको अगर लेकर आप अपने जीवन को गाइडेंस लेते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार, सिर्फ मैं ज्योतिष करूँगा, उपाय करूँगा, सुबह शाम मंत्र करूँगा, सुबह शाम यहाँ पे वो दान करूँगा और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं कर्म नहीं करूँगा, तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है। क्योंकि वो भी उसने भी आपकी कुंडली में लिखा है कि जो मिलना है कर्म से ही मिलना है। अब इसका एग्जाम्पल ज्योतिष के अंदर ही है। जब हम लग्न कुंडली देखते हैं उसमें एक तीसरा हाउस होता है, 3rd हाउस कहता है हार्डवर्क, और उसके जस्ट अपोजिट होता है 9th हाउस, वो है लक, भाग्य। अपोजिट हाउसेज हमेशा कनेक्टेड होते हैं ज्योतिष में, तो हमेशा आपका हार्डवर्क और लक कनेक्टेड था। ज्योतिष जब से बना है तब से ये बात बताई जा रही है, पर कोई समझ ही नहीं रहा है, कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, गिरना भी पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा। ज्योतिष से बस गाइडेंस ले लेंगे हम, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी अगर आपको आती तो यू डोंट वेस्ट टाइम। फैसले थोड़े से बेहतर हो जाते हैं, थोड़े से ठीक हो जाते हैं, फिर भी इवेंट नहीं बदलता। अगर इवेंट एक्सीडेंट का है तो इवेंट होगा,
ज्योतिष से आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो या उसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो, ठीक है, अपने अच्छे कर्मों से, गुड कर्मा से। ज्योतिष में अक्सर उपाय बताए जाते हैं कि आप दान करें, आप पशुओं को दान करें, ठीक है। अब ये जितने भी उपाय हैं ये आपके गुड कर्मा क्रिएट करने के लिए हैं। अभी आपने सवाल पूछा कि जो लोग विश्वास नहीं करते, विश्वास इंसान भगवान पे भी नहीं करता, बिल्कुल, ठीक है। मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ कि लोग विश्वास करें ज्योतिष पे आकर। और शुरुआत जब मेरी हुई थी, मैंने काम की, तब मैंने मैं भी नहीं करता था विश्वास, ठीक है। पिताजी हमारे एस्ट्रोलॉजी थे, न्यूमलॉजी मैंने क्लास 7th में पढ़ ली थी, वो थोड़े बहुत मज़े के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए मज़ा आता था। लेकिन जिस दिन इस सब्जेक्ट में घुसने की कोशिश करी तब जादू हो गया, मैजिक। अच्छा, ये सब्जेक्ट आपके 9 ग्रह आपका एक एक घंटा रूल करते हैं, आप डिनाई नहीं कर सकते ये बात। जिस दिन आप पढ़ेंगे कि प्रश्न कुंडली क्या होती है, जिस दिन आप पढ़ेंगे कि होरा क्या होता है, तब आप एक एक घंटे, एक होरा एक होता है जिनको नहीं पता कि आपके पूरे 24 घंटों में एक एक घंटा अलग अलग प्लैनेट्स रूल करते हैं। हमने अभी हमारी क्लासेस चलती हैं कल गुरुकुल में, उसमें कहा कि ये प्लैनेट आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, इसमें आप शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करिए। एक हमने वो किया एक्सपेरिमेंट, लोगों ने किया और आप बिलीव नहीं करोगे, जितने लोगों ने ट्राई किया उन्होंने कहा जब हम अपने 11th हाउस लॉर्ड के होरा में ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और किसी प्लैनेट के होरा में करते हैं तो उतना प्रॉफिट हमें नहीं होता है। तो एवरी प्लैनेट रूल्स योर ईच आवर, एक एक घंटा रूल करता है आपका। तो ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सब आना चाहिए। दैट इज़ वाई हमने अपने यूट्यूब पे सिर्फ पढ़ाया है जी। उपाय नहीं बांटे हैं, उपाय नहीं बटोरे हैं, ठीक है। वो आप YouTube कर लो कि इसके लिए क्या उपाय है, वो क्या क्या उपाय बताते हैं लोग, ये कच्चे कच्चे बांध कर उधर फेंक दो, ठीक है, तो रिलेशनशिप में ये हो जाएगा, चावल की डिबिया रख लो तो ऐसा पैसा बरसेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कर्म आपको करना पड़ेगा, भगवान ने दिमाग दिया है आपको, वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। इवेंट नहीं बदले जाएंगे, गाइडेंस मिलेगी, जीवन संवरेगा, इतना ही सत्य है। अब क्या होता है ना कि ये सब सुनकर ना थोड़ा सा कमज़ोर फील होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई लोग विश्वास नहीं करना चाहते इस पर आप चाहे विश्वास करो या ना करो, सच यही रहने वाला है। जिसको नहीं मानना है बहुत अच्छी बात है, मत मानो, कोई ज़रूरत नहीं है मानने की। आप अपने कर्म पे मान रहे हो ना, उसमें मानते जाओ। दुनिया में कितने लोग नहीं मानते, ज़िंदगी उनकी भी चल रही है, आप मानोगे। देखिए इंसान मानता कब है, जब एक्सपीरियंस उसका अच्छा होता है। कई लोग आते कहते पंडित जी सिर्फ अच्छी बात बताना, कुछ बुरा हो तो मत बताना। तो हम अपने दिमाग को यही ट्रेन कर रहे हैं, ऐसे ही ट्रेन कर रहे हैं कि अच्छी बातें जब तक हैं तब तक ज्योतिष बहुत बढ़िया है। जिस दिन उसने बोल दिया कि अरे ऐसा हो सकता है, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब मैं नहीं मानता, ये सब अंधविश्वास हो जाता है। तो ये भी है। सवाल क्या पूछने चाहिए किसी से, ये भी बहुत मैटर करता है। एक एस्ट्रोलॉजर सामने बैठा है, आप उससे ये मत पूछो कि सामने वाली खिड़की से काजल देखती है क्या, उसके मन में क्या चल रहा है। दिस इज द अब्यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ओके। ये नहीं, एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं ऋषि मुनि लिख कर गए थे कि तुम्हारी काजल तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है बताया जाएगा तुमको, ठीक है। तो जो विश्वास नहीं करते हैं बहुत अच्छी बात है, मत करो विश्वास, आप अपना कर्म करो। जो विश्वास करते हैं मैं उन सबसे कहूँगा कि इसको सीखते भी जाओ धीरे धीरे, जस्ट एज अ हॉबी। और इसका कंटेंट सब फ्री में अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया है, मेरे चैनल पर भी है, सीखिए, मज़ा खुद आएगा आपको। अच्छा, आपके हिसाब से रियल एस्ट्रोलॉजर कौन है? अगर फॉर एग्जांपल अरुण जी के पास कोई बंदा आता है अपने बारे में जानकारी के लिए, वो आपको अपनी कुंडली की डिटेल्स देता है, आपने उसकी कुंडली बनाई, अब आप उससे सवाल करोगे या मैं आपको अपना सवाल करता हूँ? अच्छा, रियल एस्ट्रोलॉजर उसमें कौन हुआ? अगर आप पूछ रहे हो रियल एस्ट्रोलॉजर कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुंडली पूरी पोल खोल कर रख देती है, ठीक है। जैसे कई सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ और कैसे हैं, हाल चाल सब ठीक है, मौसम बढ़िया है लंदन का, अच्छा बताइए शादी का क्या हाल है, तो कहते हैं अरे इसीलिए तो आए थे, बस यहाँ पे प्रूफ हो गया कि मुझे आता है, ओके। वो एक सवाल कि आपकी शादी क्या क्या हाल चाल है, ठीक है। एक सवाल कि अच्छा कब बदल रहे हैं जॉब अपनी, ठीक है, अरे पंडित जी इसीलिए तो फ़ोन किया था। ये है, आप जब भी ज्योतिष के पास जाएं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, तो इस तरह का अगर वो कर रहा है कुछ भी, 1-2 बातें या 7-8 बातें आपके बारे में पहले से बता दे रहा है और आप हाँ बोल रहे हो जेन्युइनली, तो ठीक है, वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। बट कई बार ना लोगों को विश्वास होता है, वो सीधे आते हैं पंडित जी शादी कब होगी बताओ, मुझे आप पे विश्वास है, दैट्स इट। वो भी ठीक है, उसमें भी क्या गड़बड़ी है। अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन है? अच्छे तो कम देखे हैं, फेमस ज़्यादा देखे हैं, ठीक है, आज की डेट में। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है, जैसे हम देखते हैं सर, बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो बिज़नेस में मेहनत कर रहे हैं या जॉब में मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, 10-10, 12-12 घंटे, बॉस के सामने भी अपना थोड़ा सा नाम कमाना है कि भाई ये बंदा 11 घंटे काम कर रहा है, या बिज़नेस कर रहे हैं तो लगे ही हुए हैं उसमें बिज़नेस में, लेकिन उसके बाद भी ना तो जॉब में हम लोग एक पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, ना बिज़नेस में हमें प्रॉफिट हो पा रहा है। ऐसा क्यों होता है? मतलब कौन से हमारे ग्रह पीड़ित होते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट नहीं मिल पाता, लाइफ में कुछ हमारा स्टेबल नहीं हो पाता? ओके, सो
रही बात करियर की, रही बात आपके कर्म की, रही बात आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की, दो प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सैटर्न, दूसरा है वीनस, यानी कि शनि और शुक्र। शनि ये डिसाइड करेगा कि आपके पास वेल्थ कितनी आएगी। जी। मतलब एक होता है कि इतना पैसा है, एक है इतना पैसा। इतना पैसा शुक्र दे सकता है, बाकी के ग्रह भी दे सकते हैं, पर जब बात ये बड़ी चंक ऑफ वेल्थ की, वो शनि के बिना कोई नहीं दे सकता। और हम डरते हैं शनि से, क्योंकि शनि लक में विश्वास नहीं करता। बिल्कुल। वो कहता मैं कर्म का देवता हूँ, घिसाऊंगा, पटकूंगा। शनि की 7.5, शनि की महादशा में लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है या 7.5 चल रही है, आप खूब हार्डवर्क करोगे, बट आपको रियलाइज़ नहीं होगा। आप देख लेना कमेंट में लोग बोलेंगे कि दे डोंट रियलाइज कि हमारे, उनके आसपास वालों को रियलाइज होगा कि अरे भाई बस कर, कितनी मेहनत करेगा, पर कहेंगे अरे क्या अभी तो कुछ नहीं किया है, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। तो ये दो प्लेनेट हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि आप कितने तेज़ी से आगे जाओगे। इवन सैटर्न इज़ अ स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट। तो वो आपकी लाइफ में जब आता है ना, तो जैसे किसी के फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो लाइफ को बहुत स्लो कर देता है। जो इवेंट्स हो रहे होते हैं वो धीरे धीरे हो रहे होते हैं। और इसी तरह से इसकी दशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, या फिर 7.5 आ जाए, ढैया आ जाए, तो भी चीज़ें स्लो हो जा रही होती है। इसी में तो पेशेंस चेक होता है कि जब सर्कमस्टेंसेस आपके साथ नहीं थी, तब आप क्या थे। तब आप हाथ में हाथ धर के बोल दिए मेरी तो किस्मत ही खराब है, ठीक है, शनि का बैठे रहो, जी जी। ठीक है। लेकिन आप लगे रहे लगे रहे लगे रहे, तो शनि बिकम्स मनी। ओके, तो शनि के उपाय के क्या है। शनि के पहला तो कर्म ही है सबसे बड़ा उपाय शनि का। दूसरे शनि के कई सारे उपाय आप कर सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा उपाय शनि के लिए होता है नीलांजनम समाभाषम रवि पुत्रम यमाग्रजम। ये मंत्र है, उसका वैदिक मंत्र है। इस मंत्र को आप जाप कर सको। देखिए जो मंत्र होते हैं ना, अक्सर आप पॉडकास्ट में सुन लेते हो कि मंत्रों का जाप करो, बट किसी को तरीका नहीं पता है। तो मंत्र पढ़ने का सही तरीका, अगर आप ज्योतिष के रूप में पढ़ रहे हैं, तो आपको 1,25,000 बार उस मंत्र को पढ़ना है। 1 लाख इन द कोर्स ऑफ कितना भी टाइम आप ले सकते हो। आप जैसे फॉर एग्जांपल आज 100 बार पढ़ रहे हो, तो वो माइनस होता जाएगा, ठीक है। कल आपने 500 बार पढ़ा, वो भी माइनस होगा। जब आप मंत्र पढ़ रहे हो, तब आप प्याज लहसुन नहीं खाओगे, कोई तामसिक चीज़ नहीं खाओगे। आपका फेस नॉर्थ ईस्ट में होगा, नीचे एक आसन में बैठोगे आप, आपके पास एक माला होनी चाहिए, और आपका आसन और आपका माला कोई टच नहीं करेगा। दिस इज़ द राइट प्रोसीजर ऑफ चेंटिंग एनी मंत्रा। क्या पता है आपको, लोग नहा रहे हो नमस्कार 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 करके पाखंड कर रहे हैं। अरे क्यों कर रहे हो, थोड़ा बैठो, शांति से बोलो ओम नमः शिवाय। आपको भी अच्छा लगेगा, भगवान शंकर को भी अच्छा लगेगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी, पाखंड नहीं करना, सही तरीका पता होना चाहिए कि मंत्रों को करने का सही तरीका क्या है, दान करने का सही तरीका क्या है। अभी एक वो प्रथा चली है कि अरे मैं तो बहुत बिजी हूँ, लाओ मैं इसको छू देता हूँ, तुम इसको दान कराओ, ठीक है। अरे क्या है, पूजा के टाइम पे सुबह सुबह जल्दी जल्दी पूजा करते अगर हो, आप काम बेड करते पे हो। बैठे हो, बहुत बीमार हो, तो एक बार समझ में भी आता है, बिल्कुल। ठीक है। बट ये जाओ इसको दान कराओ, ठीक है। व्हाट इज दिस, ओके। आप थोड़ा सा समय निकालिए, जाइए, मिलिए लोगों से, आप रो देंगे कि लोगों की क्या हालत है, ठीक है। और यही तो दान कराने का मकसद भी है कि आप अपने दिल से हम्बल बने, आप हमेशा ग्राउंडेड रहें। बिल्कुल सर। अभी तो ये ईगो आ गई ना, हाँ। कि मेरे पास समय नहीं है ना। दान और डोनेशन का अर्थ होता है कि आपको हमेशा ज़मीन पे जोड़ के रखना, विनम्र बनाकर रखना। ये आपके मन को ये पता चले बार बार कि यार तुमको तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा मिला है, तुम्हें तुम्हारी औकात से ज़्यादा मिला है, तो जितना मिला है उतना बांट दो और मिलेगा, ठीक है। और हमारी हिंदू फिलॉसफी भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। और तो ये वाले काम नहीं करने चाहिए। तो डोनेशन भी इंसान गलत कर रहा है, मंत्र भी नहीं पढ़ने आते, फिर कहता उपाय काम नहीं करते, ज्योतिष काम नहीं करता। अरे काम सब करता है, आपको करना नहीं है। सही तरीका नहीं अपना रहे हैं। अभी आपने एक आंसर में हौरा की बात करी थी, जिसमें शेयर मार्केट का आपने जिक्र किया था। थोड़ा हौरा को ना क्लियर करके समझाइए, क्योंकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको समझ आ जाएगा एक्चुअल में हौरा है क्या। ओके, सो होरा क्या होता है कि जैसे हम हफ्ते के 7 दिन होते हैं, हाँ। इनके नाम किसने डिसाइड किए कि आज सोमवारी है, आज को मंगलवार बोलेंगे, आज को बुधवार बोलेंगे, कल गुरुवार है। ये सारे प्लैनेट्स के तो नाम है, ठीक है। तो जब भी सनराइज होता है, तो जो भी प्लैनेट का ईस्टर्न होराइजन में होता है, उसका पहला घंटा उसको दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक सीक्वेंस है जिससे कि ये चलता रहता है। तो इसी तरह से मंगलवार आज है अगर, तो कल जब आएगा तो बुध होगा ईस्टर्न होराइजन में, तो कल के दिन को हम बुधवार बोलेंगे। बिल्कुल जी। तो एक घंटे अभी क्या है कि अभी क्या चल रहा है, कुछ नहीं करना। गूगल पे जाइए, टाइप करिए कि विच होरा इज रनिंग राइट नाउ, ठीक है। ठीक है। अभी का होरा क्या है, आपको कई सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। आप उसमें जाके अब देख लीजिएगा कौन सा हो रहा है। आपको ये समझ में आ जाएगा इस घंटे से इस घंटे तक हो रहा चल रहा। हो रहा मतलब घंटा समझिए, ये ग्रीक के शब्दों से आया है, इसका मतलब आर होता है, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में HOUR लिखते हैं, ये वही है घंटा, ठीक है।
अभी पता चल गया। अब अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा कुंडली आना चाहिए, है ना। अच्छा। बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, ठीक है। ये होता है 11th हाउस। ठीक है। यहाँ पर कोई एक नंबर लिखा होगा, हर एक नंबर एक राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये राशि के लॉर्ड अलग अलग ग्रह होते हैं। तो आपको बस देखना है कि आपके 11th हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, और यहाँ पर हम एक लिस्ट लगा देंगे हर एक नंबर का लॉर्ड। ठीक है। आपको पता चल गया कि किस प्लेनेट के होरा में आपको मैनिफेस्टेशन करना है, ट्रेडिंग करनी है, या फिर किसी डील पे जाना है। जी। और ये कभी फेल नहीं होता, ये काम करता है, ठीक है। क्योंकि 11th हाउस प्रॉफिट का हाउस है, गेन्स का हाउस है, वो आपको इनकम देने के लिए आया है वो हाउस। अगर आप उसकी बात मानोगे तो आपका फ़ायदा होगा। और ज्योतिष भी यही कहता है कि मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा फ़ायदा होगा, बात नहीं मानोगे तो जैसी चल रही है तो वैसे ये चलती जैसा आपने रहेगी। कहा सबको फायदा देता है, तो इसमें क्या राशि भी इम्पोर्टेंट होती है? आपकी अच्छा, पहले तो राशियाँ कई तरह की होती हैं, ठीक है। नेम के लोग अधिकतर देखते हैं कि मेरा वो जो अब नाम है आउटडेटेड उससे- हो गया है, ठीक है। नाम की राशि देखना अब आउटडेटेड हो गया है। आपके फादर का शायद मैच कर जाए, बट अब जो बच्चे आ रहे हैं उनका मैच नहीं करेगा। उसके पीछे का रीज़न रीजन है। जाने। रीज़न ये है कि पुराने टाइम में जब बच्चा पैदा होता था तो पंडित जी नाम के अक्षर बताते थे बिल्कुल सर। कि इसका नाम, इसकी राशि कर्क निकली तो इसका नाम एच से रख दो, इसकी कुंभ राशि है तो एस लिख दो। जी। हम न्यूज़पेपर में भी देखते थे, हर राशि के सामने कुछ अक्षर आते थे, तो घर वाले रख देते थे। आज के टाइम पे हमें तो विहान, अयान, कियान, टियान, पियान, ओजी, ओरी, पोजी सब रखना है। पंडित जी कुछ भी बता के जाए, नाम हमें ये रखने हैं, तो कैसे मैच करेगा। पुराने टाइम पे जब लोग जाते थे, सिर्फ नाम पूछता था सामने वाला, वो कहता था कि आपकी राशि ये है, क्योंकि रखे जाते थे। अभी नहीं, तो ये अभी आउटडेटेड सिस्टम हो गया है, इसको हटा देना चाहिए। जो सिस्टम अभी चल रहे हैं, दैट इज सनशाइन और मूनशाइन, सूर्य राशि और चंद्र राशि। वैदिक ज्योतिष चंद्र राशि पे बेस्ड है। वेस्टर्न ज्योतिष जो पश्चिम के लोग करते हैं, अमेरिका और कनाडा वाले, वो सनशाइन पे बेस्ड है, सूर्य राशि पे। सनशाइन क्या है, आप जिस महीने में पैदा हुए हैं तो उस पूरे महीने के लोगों को एक ही राशि दे दी जाती है, ठीक है। ओके। जैसे आप 21 जुलाई से 21 अगस्त में पूरी दुनिया में कितने लोग पैदा हुए, सारे के सारे लियो हैं, अच्छा। ओके। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कह रही है, पर हमारा वैदिक ज्योतिष क्या कहता है कि चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदलेगा, हर 2 घंटे में लगन बदल जाएगा। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। कैसे निकालते हैं चंद्र राशि, आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि है। जी। सिंपल, बहुत सारे आजकल टूल आ गए हैं, फ्री सॉफ्टवेयर हैं। इवन मैंने भी बनाया एक हॉरोकॉस्मो, उसमें भी आपकी चंद्र राशि आपको पता चल जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति की जन्म कुंडली जो होती है, क्या वो पूरी तरह से उसकी किस्मत पर ही डिपेंड होती है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, पूरी तरह से। और सिर्फ इस जिंदगी की नहीं, पिछली जिंदगी के कर्म से डिपेंड होती है। अच्छा। कई सारे लोग बहुत बुरी कुंडली लेकर आते हैं और उनकी लाइफ भी वैसी ही होती है, क्योंकि पास्ट लाइफ में, हिंदुइज्म में तो पास्ट लाइफ कॉन्सेप्ट है और ये काम भी करता है। आपका 5वां घर कुंडली का पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। कई सारी चीज़ें होती हैं, जब 5वें घर की दशा चलती है ना, तो या तो इंसान एकदम से अमीर बन जाता है या एकदम से गरीब हो जाता है। क्योंकि जो बैग में लेकर आया है ना प्रारब्ध, वो अच्छे थे तो 5वें घर की दशा अच्छी करेगी, वो बुरे थे तो 5वें घर की दशा आपका बुरा कर देगी। तो आपको जो भी कुंडली मिली है, प्लैनेटरी अरेंजमेंट्स मिले हैं, ये आपकी पुरानी ज़िंदगी से मिले। इवन इस लाइफ में कौन सा कर्मा पेंडिंग है, ये भी आपकी कुंडली बताती है कि ये काम इस ज़िंदगी में निपटा देना दोस्त, नहीं तो फिर से लौट के आना पड़ेगा। वो कैसे पता लगता है? थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसमें कई सारे डिविजनल चार्ट्स देखने पड़ते हैं और लग्न कुंडली का एनालिसिस करना पड़ता है, प्लैनेट्स के बारे में पता होता है। एक सिंपल सा बता दे रहा हूँ ताकि लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। आपने कुंडली का 5th हाउस देखिए, ये है कुंडली का 5th हाउस। इसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है या इस घर का कौन सा लॉर्ड है। जो भी प्लैनेट आपको मिल जाए, आपको मल्टीपल भी मिल सकते हैं यहाँ पे, उससे रिलेटेड आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, पेंडिंग कर्मा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मरकुरी है, बुध है, तो आपका कर्म ये है कि आप किसी अनाथ बच्चे को पढ़ाएंगे, वो भी फीमेल चाइल्ड को। दिस इज योर पेंडिंग कर्मा, ये करना है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने खुद की या किसी की एजुकेशन नहीं होने दी, ओके, जिस वजह से ये कर्मा लदा, किसी की लाइफ खराब हुई, तो अभी आपको ये पूरा करना है यहाँ पे आकर। इसी तरह से अगर मार्स है, मंगल है, तो आप जो लोग बीमार रहते हैं उनके लिए कुछ करेंगे, डोनेट करेंगे। या आपने देखा होगा कई बार लोग हॉस्पिटल में वो लगा देते हैं वाटर कूलर, ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। कई बार लोग मंदिर में वाटर या मंदिर निर्माण में देते हैं, वो जुपिटर का कर्म है कि अगर गुरु है वहाँ पर तो आपको मंदिर निर्माण में पैसा देना है या मंदिर निर्माण में सहयोग करना है। तो ये ऐसे पता किया जाता है।
एक चीज़ और, मैं जैसे हॉरोस्कोप के लेकर अभी बात हुई अरुण जी, हॉरोस्कोप को लेकर ना लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न ये रहती है कि वो नाम से चलते हैं कि अगर मेरी मेष राशि है तो जो जो वर्ड्स आ रहे हैं वो सब मेष राशि के हो गए, लेकिन जब सबकी लाइफ की प्रॉब्लम्स की बात होती है या अचीवमेंट्स की बात होती है वो डिफरेंट होते हैं, उनका सबका एंगल अलग हो जाता है। तो ये हम कैसे पता लगाएं कि जो सबकी लाइफ के आउटकम्स आ रहे हैं वो सेम राशियों से डिफरेंट क्यों हो जाते हैं? आप वो कह रहे हो जो ऐसे राशि बताते हैं आज का दिन कैसा जाएगा, वो पूछ रहे हो आप? नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मेष राशि के लोग हैं, सब एक तो हर किसी की डिफरेंट लाइफ होगी, मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं, लेकिन सबके आउटकम्स अलग क्यों है जब राशि सेम है तो? अरे ओके, तो सिर्फ राशि नहीं होती ना, 12 हाउस हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं आपके, तो ये सब आपकी राशि मेष हो सकती है, आपकी भी मेष मेरी भी मेष, पर हमारा बुध पता नहीं कहाँ कहाँ बैठा है, हम लोगों का जुपिटर कहाँ कहाँ बैठा है, शनि कहाँ कहाँ बैठा है। तो बस राशि तो सेम है, तो क्या होगा कि हमारा बेसिक कैरेक्टर सेम होगा, बेसिक नेचर। जैसे मेष राशि है सो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, लीडर टाइप के लोग होते हैं, इनको बस गो गेटर होते हैं, काम बता दो करके रह आएंगे, सुनते नहीं है किसी की, ऑर्डर देना जानते, कमांड देना जानते हैं। सो ये मेष राशि है, तो मेरे अंदर भी वही नेचर मिलेगा, आपको भी वही मिलेगा, ये भी मिलेगा। अब हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स में ये नेचर यूज़ कर रहे हो, आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, और मैं अपनी पढ़ाई में यूज़ कर रहा हूँ, या फिर एज अ ट्यूटर एज अ टीचर यूज़ कर रहा हूँ इन चीज़ों को। तो सिर्फ राशि से नहीं डिसाइड होता है, इतने 100 कितने बिलियन लोग हैं, ठीक है, राशियाँ तो 12 ही हैं हमारी, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है उससे भी बहुत कुछ बदल जाता है, और सिर्फ राशि से आपका कैरेक्टर नहीं पता, नेचर नहीं पता चलता, लगन कैसा है, आपके नौमांश का लगन कैसा है, तो बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें ऐड हो जाती है, इसलिए चीज़ें डिफरेंट हो जाती है सबकी लाइफ में। जैसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एस्ट्रो के पास जाते हैं, तो उनके जो एस्ट्रो होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग, सबके अपने अपने एक अलग अलग एस्ट्रो हैं कि मुझे आप पर भरोसा है, पिंकी को इन पर भरोसा है, तो वो वहाँ गए तो उनके एस्ट्रो कहते हैं कि भाई आप जहाँ पर बिजनेस कर रहे हो वहाँ आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, और आपका बिजनेस इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि आप सही जगह नहीं हो, आपके आसपास जो है वो पानी होना चाहिए, या आप कोई ऐसी जगह पर होने चाहिए जहाँ पर रेत हो, अगर आप वहाँ पर बिजनेस करेंगे तो वहाँ पर चलेगा, लेकिन जहाँ पर आपके पेरेंट्स बिजनेस करते आए हैं वहाँ आप अगर काम करोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, ठीक है। एक पिताजी आए थे, उनने कहा कि मेरे पिताजी ने बिजनेस किया, खूब पैसा कमाया, उनका वाइन का बिजनेस था महाराष्ट्र में। फिर मैंने बिज़नेस किया, मैंने भी खूब कमाया, मैंने अपने बेटे को लंदन भेजा MBA कराने, खूब पढ़ाया, जब से ये कर रहा है तब से सब नुकसान हो रहा है। अच्छा, वही बिज़नेस है, सब कुछ वही है, वही टीम है, एवरीथिंग, बट अब डाउनफॉल हो रहा है क्योंकि उसके बेटे की कुंडली में था कि ये बिज़नेस की कुंडली है ही नहीं, ये जिस बिज़नेस में जाएगा वो सब नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात पता चली उनको, जब मैंने उनको बस इतना कहा कि आपका बेटा अब आप तो जाओगे कभी ना कभी, संभालना बेटे को ही है, ऐसा तो कर नहीं दोगे कि चल बेटा निकल अब तेरी कुंडली में नहीं है। मैंने कहा इसको बस एम्प्लॉय बना दो, अच्छा, डायरेक्टर बना दो, आप सैलरी दो, आप इसको ओनर मत बनाओ, एज अ एम्प्लॉय ये बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। तो चीज़ें शॉर्ट हो गई, सिंपल हो गई। आपकी जो बात है कि जगह का फ़र्क, जगह का बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आप देखना आपके कमेंट में आएगा कि जब भी किसी की लाइफ में पैसा बढ़ने वाला होता है उसकी जगह बदल जाती है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं महीने के 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो मेरा इस घर का वास्तु ज़्यादा से ज़्यादा फेवर कर रहा है कि इस घर में जो रहेगा वो 150 कमा पाएगा, हाँ। बट मेरी कुंडली में लिखा है कि यार इसको महीने के 1000 कमाने हैं, पर इस घर का वास्तु मुझे फेवर नहीं कर रहा है। तो क्या करेगा, मेरा भाग्य, मेरी किस्मत मुझे किसी भी बहाने से यहाँ से निकाल के लेके जाएगी। ओके, कुछ भी, किसी भी बहाने से कि मामा जी की तबीयत खराब है, चलो वहाँ पे थोड़ा 1-2 महीना वहाँ पे रुक के आना है, हाँ। या फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिल रही, चलो बेंगलोर चलते हैं, मुंबई चलते हैं, वास्तु बदल गया, ठीक है। किस्मत वास्तु बदलवा देती है जब आपका भला करवाना होता है। ऐसे ही उल्टा भी होता है, अच्छा। कि इस घर का वास्तु आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बट किस्मत में या कुंडली में लिखा है आपके कि यार तुम्हारा तो अभी डाउनफॉल आने वाला है, तो भी वास्तु बदल जाएगा। आप एक ऐसे घर में, ऐसे फ्लैट में चले जाओगे जिसका वास्तु आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो फिर आपका डाउनफॉल आएगा। तो ये आप देखिएगा, कई लोग लोकेशन चेंज करते हैं, राइज होता है, कई लोकेशन चेंज करते हैं, डाउनफॉल होता है, कई लोग सिंपल भी ऐसे स्टेबल भी रहते हैं, तो वो अपने आप ही हो जाता है, उसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपको वास्तु का ज्ञान होगा तो आप चीज़ें बेटर करने की कोशिश कर सकते हो, ये इतना है। बिल्कुल अरुण जी, बात वास्तु को लेकर भी बहुत कुछ करनी है, लेकिन फिलहाल अभी ज्योतिष को लेकर ना कुछ चीज़ और हैं जो मुझे क्लियर करनी है। लोग ना कंफ्यूज रहते हैं एक मंगल दोष को लेकर। अधिकतर लोगों को अभी ये भी नहीं पता कि जन्म कुंडली में मंगल दोष होता है या ये योग होता है, तो आप थोड़ा सा ये क्लियर करें कि ये सच में दोष है या इसे योग भी कहते हैं? जब तक मैं नहीं आया था इस इंडस्ट्री में तब तक तो दोस्त था, उसके बाद हमने एक चीज़ पॉपुलर करी, बधाई हो, आप मांगलिक हैं,
ठीक है। अच्छा। मांगलिक होना एक बहुत ब्लेसिंग की बात होती है। बस आपको समझना चाहिए कि ब्लेसिंग है क्या। आपका मंगल अगर 12 पहले, चौथे, 7वें या 8वें घर में बैठता है तो हम कहते हैं कि आप मांगलिक हो गए। ओके, 5 घरों को तो कैप्चर कर लिया, 12 ही घर होते हैं। 43% ऑफ दिस वर्ड इज मांगलिक। 43%। तो आप कोई खास नहीं हो। अच्छा। 43% है, 100 में थे 43 लोग मांगलिक हैं। जी। यही मिलने वाले हैं आपको। अच्छा। अभी आप साउथ इंडिया चले जाओ, उसमें सेकंड हाउस भी ऐड कर देते हैं कि 12, 1, 2, 4, 7, 8 में बैठा है तो मांगलिक हो। आप 50% हो गए। 6 हाउस तो कवर कर लिए मंगल ने, तो 50% इस दुनिया की लोग मांगलिक हैं साउथ इंडिया के अकॉर्डिंग। अगर आप इधर चले जाओ उड़ीसा साइड में, तो वो वहाँ शुक्र से भी मांगलिक देखते हैं। अच्छा। अब तो फिर 150% लोग मांगलिक हो गए। चला गया। ओके, सो अभी क्या है, अगर मैं नॉर्थ इंडिया के, क्योंकि हमारा शायद पॉडकास्ट वहीं पर जाएगा हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में, तो 12, 1, 4, 7, 8 घर में अगर मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हो जाते हैं। होगा क्या इससे, ठीक है। इन सारे जगहों से मंगल आपके 7th हाउस पे या तो दृष्टि डालता है या फिर वहाँ पे बैठा हुआ होता है। तो डेट इज़ वाई बोलते हैं कि शादी में दिक्कत आएगी। ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। इस व्यक्ति को अपनी शादी को लेकर कुछ प्रेफरेंसेस सेट हैं। अच्छा। कि मुझको एक ऐसी वाइफ चाहिए जो कि काम करे, इंडिपेंडेंट हो, सिर्फ घर के गृहस्थी के काम ना करे, जो मैं जब डाउन हो तो मुझे मोटिवेट करे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो वो लीडर बन जाए। इसको ऐसी वाइफ चाहिए। अब आप इसको एक हाउसवाइफ पकड़ा के दे दो तो क्या होगा, इसको नहीं सूट करेगा, इसको मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो लड़ाई होगा, फिर कहोगे मांगलिक था। पुराने टाइम में क्या होता था, जो मांगलिक होता है एक्चुअली उसकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई होती है, सेक्सुअल डिजायर भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। सो पुराने टाइम में जब इतना ज़्यादा मेडिकल साइंस आगे नहीं बढ़ा था, तो फीमेल्स बार बार प्रेग्नेंट हो जाती थी अगर वो मांगलिक से शादी करती थी। प्रेगनेंसी के दौरान उनकी डेथ हो जाती थी। तो वहाँ से एक भ्रम या एक झूठ या एक मिथ फैला कि मांगलिक से शादी की थी इसलिए डेथ हो गई। वो बनते 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 आज आ गया कि मांगलिक ना हो गए तो क्या हो गए, अब कोई शादी नहीं करने को तैयार है। ठीक है, बट आप देखोगे देयर आर मैनी कपल, एक मांगलिक नहीं है, अच्छी चल रही शादी। ठीक है, जब नहीं चल रही होती शादी तो वी नीड अ विक्टिम। मंगल इसी को विक्टिम बना देते हैं। तो मंगल का काम सिर्फ आपकी शादी खराब करना नहीं है। अच्छा। और बताता हूँ, अगर आप मांगलिक होते हैं तो सबसे पहली बात कि आप छोटा सोच ही नहीं पाते हैं। आपके पास कुछ नहीं होगा, जेब में एक पैसा नहीं है, पर सोच हमेशा बड़ी रहती है। मांगलिक व्यक्ति कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। ये कहेगा पहले 10,000 महीने के चाहिए मुझे, 50,000 वो भी मिल गए, 1 लाख वो भी मिल गए, 10 लाख वो भी मिल गए। फिर कहेगा धरती तो जीत ली मैंने, चंद्रमा बचा है, उसे भी कब्जा करना है। दैट इज, ये एटीट्यूड है मांगलिक व्यक्ति का कि एग्रेसिव है। मंगल को कहा गया कि ये ग्रहों का सेनापति है, तो एग्रेशन इनके अंदर होता है, जिस वजह से मांगलिक व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आता है। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा है, ये तो है इनका। लेकिन अगर ये फिटनेस में इन्वॉल्व हो जाएं तो कोई गुस्सा नहीं आता। ये साधु आदमी है। ठीक है, फिटनेस में अगर फिटनेस में नहीं रहते इन्वॉल्व तो इनका एंगर है, ये बात मैं मानता हूँ आपको। सो सोचिए एक ऐसा आदमी है जिसके बड़े सपने हैं, और सपने तो मेरे भी बड़े हैं, आपके भी बड़े हैं, आपके भी बड़े हैं। ये काम करता है उसके लिए, ये अपने बड़े सपनों के लिए ऐसा नहीं छोड़ दिया, उनके लिए काम करता है। एक दिक्कत मुझे इनके अंदर ये लगती है कि इनको बहुत कुछ मिलता है अपने आसपास वालों से, सब इनकी तारीफ भी कर रहे होते हैं, बट इनको कभी नहीं फील हो रहा होता है। इनको अच्छा लगता है थोड़ा और अच्छा हो जाता। ठीक है, तो ये कभी भी खुश नहीं रह पाते। ये इनकी एक थोड़ी सी कमी हो जाती है कि बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी खुश नहीं है ये व्यक्ति। तो यही है मांगलिक। तो बधाई हो, आप मांगलिक हैं। तो आपने जो कहा ना अरुण जी, मतलब सारी चीज़ें जो आपने बताई वो एक एक चीज़ मेरे साथ है एक्यूरेट। मैं पॉडकास्ट के बीच में बोल रहा हूँ, ऑडियंस भी सुन रही। जो आपने बताया, मुझे पहली बार किसी ने कहा कि मैं मांगलिक हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी से पूछा नहीं, और आपने मेरा फेस देखे या मेरे को जैसे भी आपने बताया, हर चीज़ एक्यूरेट आपने बताई है। एग्जैक्टली मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे सर तभी मतलब मेरे पास अब वर्ड्स भी खत्म हो गए कि मैं अब आगे क्या बोलूं आपसे। आपने इतनी एक्यूरेट चीज़ें बिना कुंडली देखे, बिना आपसे सिर्फ मेरा नाम पूछा था आपने जब आप आए थे। हमारी डिस्कशन सिर्फ पॉडकास्ट को लेकर, इसके अलावा हमारी कोई पर्सनल डिस्कशन नहीं हुआ, बट आपने जो चीज़ें बताई, एक एक चीज़ 100%। मांगलिक लोग बहुत सुंदर होते हैं। एग्जैक्टली एक्चुअली मैं तो मांगलिक ही हूँ। तो जब आप बात कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि नहीं कंचन, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही, ऐसा भी है तेरे साथ। तो जब पर मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम हुई। जैसे मांगलिक की जब बात हुई तो जब शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे तो उस वक्त मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता लगता था कि लड़की मांगलिक है तो कई बार तो ऐसा हुआ कि रिश्ते फिर वापस चले गए कि नहीं लड़की मांगलिक है, नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत फेस करने को मिली। लेकिन हाँ, आपसे सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, अब जो रिश्ता मेरे पास भेजना है, ठीक है, मैं समझाऊंगा उसको।
अच्छा अरुण जी, अगर इसमें बहुत से लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि मांगलिक के ना उपाय उन्हें बताए जाते हैं, हर पंडित अलग अलग उपाय, एक उपाय बहुत ज़्यादा ट्रेंड बीच में चला था कि जो लड़की मांगलिक है उसकी सुरई से शादी करा दो, जो मटकी होती है उससे। तो ये जो उपाय होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है सर? एक चीज़ और है, लोग कहते हैं 28 साल के बाद मांगलिक खत्म हो जाता है, ठीक है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बात उठी कहाँ से, जी। हमें हमेशा समझना चाहिए कि ये बात आई कहाँ से। कोई आया क्लाइंट पंडित जी के पास, पंडित जी मैं मांगलिक हूँ, ठीक है, बेटा तुम्हारी शादी नहीं चलेगी, ठीक है, नहीं शादी तो करनी है पंडित जी, और इसी पिंकी से करनी है मुझे शादी, ठीक है। बार बार जब आप पूछते हो ना किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी पंडित से, तो वो बोलने लगता है जो आप सुनना चाहते हो, ठीक है। हमेशा किसी एस्ट्रोलॉजर का जो पहला सजेशन होता है बस वही सत्य होता है जी। उसके बाद जो जो बोलता है वो सिर्फ आपको खुश कर रहा है। हाँ। उसने अगर पहले इंटेंस में बोल दिया कि शादी ठीक नहीं है, हाँ। फिर आपने कहा नहीं नहीं पंडित जी कुछ उपाय बताओ शादी, उसके बाद वो आपकी बात करेगा। ये हमेशा समझना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर क्या है, उनका दिमाग खराब हो जाता है। अलग अलग तरह के लोग आते हैं और ये दुनिया बहुत वियर्ड है, बहुत वियर्ड स्टोरीज है इस दुनिया में। कभी आप कंसल्टेशन लेना कभी, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी वियर्ड दुनिया है ये और क्या क्या हो रहा है लोगों के साथ। तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा बहस में नहीं पड़ते अनलेस अनटिल कोई उनका बहुत क्लोज ना हो। ओके, तो ये होता है उनके साथ। आपका जैसे सवाल था कि मांगलिक के उपाय क्या होते हैं, सुराई से शादी कर देते हैं या फिर पेड़ से शादी कर देते हैं, कहीं पे पहले टाइम में जानवर से शादी कर दिया करते थे। ये जब चीज़ें काम उतनी मैंने देखी नहीं है कि होते हुए, ये एक ट्रेडिशनल परंपरा है कि अगर किसी की कुंडली में होता है कि हस्बैंड की डेथ हो जाएगी या वाइफ की डेथ हो जाएगी, तो पेड़ से विवाह, तुलसी विवाह, कुंभ विवाह, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो चीज़ ज़्यादा काम करती है वो ये है कि आप अपने पार्टनर से 2 बार शादी कर लो, ठीक है। जैसे मेरी शादी किसी से हुई, कुछ समय के बाद मैं इसी व्यक्ति से रिलीजन के किसी ना किसी एक तरीके से दोबारा शादी कर लूँगा, ठीक है। ये काम करते मैंने ज़्यादा देखा है, पहले करने वाले को कम देखा है। और मांगलिक के क्या उपाय होते हैं? मांगलिक का एक बहुत फेमस उपाय है, उज्जैन में एक मंदिर है मंगलनाथ, ठीक है, आप वहाँ जाएं और पूरे अच्छे से पूजा करवाएं अपने मांगलिक को, अगर आपको परेशानी हो रही है। अदरवाइज़ मैं इसे परेशानी मानता नहीं हूँ, ठीक है। आपको उपायों की भी ज़रूरत मैं मानता नहीं हूँ। मंगल का सबसे आसान उपाय होता है जिम जाना, ठीक है, जिम जाना, एक्सरसाइज करना। आप देखना जिनका मूलांक 9 होता है, यानी कि जो 9, 18, 27 को पैदा हुए होते हैं, ये जब जब जिम जाते हैं, क्योंकि नंबर 9 मंगल का है ना, बहुत खुश होते हैं उस दिन, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे बहुत खुश होंगे। और अगर ये इन्होंने वर्कआउट छोड़ दिया तो ये फ्रस्ट्रेट होते चले जाते हैं, बिकॉज इनके अंदर वो एनर्जी है मंगल की। ऐसा ही मांगलिक लोगों के साथ भी होता है कि ये जब तक एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहते हैं, दे आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी पैशनेट, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वर्कआउट छूट गया इनका, ठीक है, तो वो निकलने लग गई थोड़ी, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है लाइफ में। तो मंगल का सबसे अच्छा उपाय है एक्सरसाइज करिए। हस्बैंड वाइफ दोनों मांगलिक हैं, साथ में एक्सरसाइज करिए, ठीक है, इट विल वर्क। शानदार उपाय, बहुत इजी उपाय आपने बताया। ये तो इजी कहने का इजी है, जिम जाने वाला देखो कोई नहीं जाने वाला, कहने का इजी है बस। 2 मांगलिक के नाम मैंने सुने, एक कहा जाता है घोर मांगलिक, होता है एक आंशिक मांगलिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 2 कुंडलियाँ होती हैं, एक लग्न एक चंद्र कुंडली, ठीक है। अगर आपका मंगल इसमें भी मांगलिक हाउसेस में बैठा है और इसमें भी बैठा है, तो यू आर घोर मांगलिक, ठीक है। अगर इनमें से किसी एक ही में बैठा है, यू आर आंशिक मांगलिक, ठीक है। काम दोनों एक जैसे ही करते हैं, एक जैसे, ठीक है। अब घोर मांगलिक का गुस्सा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, आंशिक वाले का थोड़ा कम हो सकता है। कई सारे स्टेट में या कई सारे जब शादी करनी होती है, इंसान कहता है आंशिक मांगलिक कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, वो इग्नोर कर देता है। हम इंसान ऐसे ही बने हैं, हमें जो सोचना है, हमारा दिमाग हमें सिक्योर फील कराने के लिए वही थॉट हमें दे देता है, ठीक है, ताकि हम सिक्योर फील करें। क्योंकि हमारी जो इवोल्यूशन हुआ है वो सर्वाइव कर करके हुआ है। वो आपने सुना होगा ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो ये ब्रेन जो है ये ट्रेन है कि आपकी सेफ्टी और सर्वाइवल कहाँ पर बेस्ट है। तो ये हमको तुरंत बता देता है कि क्या करना चाहिए। जैसे किसी को बोल दिया जाए आपको 1000 लोगों के सामने स्पीच देनी है, मन घबरा जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, डर जाएगा। अब उसका दिमाग काम क्या करेगा, बहाना बना देता हूँ, ठीक है, तबीयत खराब हो गई है, भाग जाता हूँ, किसी तरह प्लान कैंसिल हो जाए, ये दिमाग कर रहा है। जबकि उसको पता 1000 लोगों के सामने स्पीच देने का मौका है, नाम कितना बनेगा ये भी हो सकता है, ठीक है। बट ब्रेन हमारा ट्रेन ऐसे होता है, ओके। तो ये समझना चाहिए। आप मांगलिक हैं, आंशिक मांगलिक हैं, अगर बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व होती हैं। अगर किसी की डेथ का मामला है, देन डू दी रेमेडीज, अदरवाइज बी वेरी प्राउड कि आई एम मांगलिक,
अरुण जी, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं, मतलब पहले उन लोगों में बहुत प्यार रहता है, शादी तक पहुँचते हैं, मतलब वो कंडीशन आ जाती है कि माँ बाप से लड़ जाएंगे लेकिन शादी यहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे हमने केसेस देखे कि शुरू शुरू में तो बहुत मोहब्बत रहती है, लेकिन आखिर में जाते 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 बात तलाक पे पहुँच जाती है। रीजंस कुछ भी रहे हो, कोई तीसरा आ गया हो या फिर सास बहू में ना बनी हो, कोई भी बात रही हो, लेकिन बात तलाक पे जाकर पहुँच गई है। ऐसा क्यों होता है? इसके मैं दो आंसर दूंगा, एक लॉजिकल आंसर, एक एस्ट्रोलॉजिकल आंसर। ठीक ठीक है। है। लॉजिकल आंसर ये है कि जब आप अपने बाबू के साथ हाँ। घूमते हो, फिरते हो और डेट पे जाते हो, मूवी पे जाते हो, आप अपने 24 घंटे का कुछ घंटा उस व्यक्ति के साथ बिताते हो, फिर आप लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जब आप अपने बाबू को बहू बना लाते हो, आपको अब 24 घंटे उस आदमी के साथ रहना है, और जो आपने प्लान नहीं किया था, आपने कभी देखा नहीं था कि ये ऐसा होगा। ओके आप तो कुछ घंटे मिलते थे, आपको इन्हीं घंटों से प्यार था। ठीक है। अब तो 24 घंटे और एवरी डे एवरी डे एवरी डे, तो ये डिफरेंस हो जाता है। हाँ। ठीक है। प्लस दूसरी चीज़, हम जब अपने बाबू को बहू बनाने की सोच रहे होते तो हमारे दिमाग में आता है कि इसको मैं बहू इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके सुंदर बहुत है, कमाने वाली है और मेरे बच्चों का ध्यान रखेगी, मुझे बहुत प्यार करती है, केयरिंग बहुत है। पर 5 चीज़ें अच्छी हैं, 2 तो बुरी भी निकलेंगी कि ओवर थिंकर है, स्ट्रेस बहुत लेती है और चैचे चैचे बहुत करती है। अब जो व्यक्ति है, अब ये मैं दोनों, आप लड़का लड़की दोनों समझ लेना इस बात को। हम ये 5 चीज़ें चाहते हैं, हम इन 2 चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमें ये समझना होगा कि पूरा पैकेज आता है। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये 2 हटा दो, बस ये 5-5 मुझको चाहिए। हाँ। फिर मन में एक सवाल आता है कि लगता है कि दूसरा पैकेज लेना पड़ेगा, यानी शादी एंड करते हैं, कहीं और जाते हैं, वहाँ भी यही मिलेगा। 10 अच्छी चीज़ें, 3 बुरी चीज़ें, पैकेज ही आता है। सो आपको कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के साथ समझना पड़ेगा कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। झगड़े लड़ाई हर किसी के घर में होते हैं। आप कितनी मैच्योरली उसको समझाते हो, दिस इज़ लाइफ। ज़िंदगी यही तो है कि हर दिन एक स्ट्रगल आएगा, आप उसको कितनी बखूबी संभाल लेते हो, उतनी अच्छी आपकी लाइफ है। ये है लॉजिकल आंसर। ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल आंसर, जब आप रोमांस कर रहे होते हो, डेटिंग कर रहे होते हो, प्यार मोहब्बत कर रहे होते हो, मूवी जा रहे होते हो, घूम रहे होते हो, तो आपका 5वां हाउस, 5th हाउस काम करता है जी। लेकिन जब आप शादी के बंधन में बढ़ जाते हो तो फिर 7th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। कई लोगों की कुंडली में 5वां घर बहुत शानदार होता है और 7वां घर उतना ही खराब होता है। अच्छा। तो जब बाबू आपका बहू बनता है तो इस वजह से आपका ब्रेकअप हो जाता है, तलाक हो जाता है। ठीक है। क्योंकि ये हाउस तो अच्छा था रोमांस के लिए, पर शादी वाला हाउस अच्छा नहीं था। तो दैट इज़ वाई भी ब्रेकअप हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जिससे प्यार हो आपकी शादी भी उसी से अच्छी चलेगी। एक बार कुंडली ज़रूर दिखा लीजिएगा। और ये जितने आशिक लोग हैं, ये क्या कहते हैं, जब दिल मिल गया तो कुंडली मिलाने की क्या जरूरत। फिर यही लोग हैं आते हैं, कहते हैं डाइवोर्स कब होगा, एलुमनी कितनी देनी पड़ेगी, कम से कम कैसे बता दो, ये उसके कुछ उपाय बता दो। ठीक है। बस। तो दिल मिले थे ना, कुंडली नहीं मिली थी। अच्छा, एक चीज़ और बहुत देखने को मिलती है, ये कहा जाता है कि जब शादी होती है, जो लड़के का जो भाग्य होता है, कहा जाता है लड़की की बदौलत ही बदलता है। अगर पैसा आ रहा है तो लड़के के भाग्य से आ रहा है। ये कितना सच है? ये बहुत सच है। जब शादियां होती हैं, सो अगर लड़की की कुंडली बहुत अच्छी है, 7th हाउस लॉर्ड 9th में है, 11th में है, सो वो लड़के को पूरी तरह से चेंज कर देती है। ठीक है। ये है एस्ट्रोलॉजिकल आंसर। लॉजिकल आंसर ये है कि एक इंसान जब आपके पास आता है और अगर वो अच्छा इंसान है तो आपको मोटिवेट करता है, आप हारते हो तो वो उठाता है आपको राय देता है, मशवरे देता है, आप अपने दिल की बात शेयर कर पाते हो और जिम्मेदार हो जाते हो। इसीलिए आप देखो पुराने टाइम में बोला जाता था, अरे इसकी शादी करा दो, लड़के की कुछ काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब वाइफ आएगी ना, डांट डांट के ठीक कर देगी, रोज कोचेगी आपको। कितने लोग इनकी रोज शराब पीते थे, वाइफ के आने, वो डर के मारे नहीं पीते कि कौन कलेश झेले। ठीक है। और बड़ा सही है, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं। हाँ, कई सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि जैसे कुंभ राशि की फीमेल, सिंह राशि की फीमेल या मेष राशि की महिलाएं किसी के भी जीवन में अगर जाती हैं तो उसका उत्थान होना तय है। ठीक है। आपने उत्थान की बात करी, एक बार उल्टा भी मैंने सुना हुआ है। हाँ, बिल्कुल उल्टा भी होता है। ठीक है। कई 7th हाउस लॉर्ड 8th में बैठा है, 8वां घर मृत्यु तुल्य कष्ट है, 12वें में बैठा है। तो जब आप थे तब आप कमाते थे, अच्छी जॉब चलती थी, आपको लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती थी। अब जब ये आई तो आपकी पहले तो जॉब गई, उसके बाद आपको नशे की लत लगी, उसके बाद इसने डाइवोर्स किया, एलुमनी अलग से मांगी, डिप्रेशन में। ठीक है, डिप्रेशन। तो ऐसा भी होता है। दैट इज़ वाई, यही इसीलिए तो कुंडली मिलाना ज़रूरी है। और अभी तक हम कुंडली मिलाने को क्या समझते हैं? आप क्या समझते हो कुंडली मिलाने को? कि 36 में से कितने गुण मेरे मिल गए? 28 भी मिल गए, लोगों को लगता है अरे बहुत है। बस 28 मिल गए तो बस तुम ही सोलमेट हो मेरे। ठीक है। और कुछ नहीं है तुम्हारे आगे। और 33 मिल गए तो भाई राम जी और सीता जी आ गए हैं, ऐसा लगता है। दिस इज अ रॉन्ग मेथड। ये पहले काम करता था।
ठीक है। आज के टाइम पे कुंडली मिलान काम नहीं करता उतने इफेक्टिवली। आज के दौर में आपको लड़के और लड़की की कुंडलियां अलग अलग देखनी पड़ेंगी। क्या लड़की की कुंडली में एक स्टेबल मैरिड लाइफ लिखी है? यस। क्या उसकी हेल्थ अच्छी है? यस। क्या उसके पास कोई गरीबी का योग तो नहीं है? बेबी का योग है कि कोई प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व हो सकती है? तो ये जो चेकलिस्ट है, अगर ये सब ठीक है उसके हॉरोस्कोप में, तब आप गुण 8 भी मिलने शादी कर लो, चल जाएगी आपकी। और चलती है लोगों की शादियाँ, ठीक है। 8 गुण मिलते हैं, खूब अच्छी शादी चलती है। और 33 वाले तलाक लेके बैठे हैं। 36 में से 33 गुण मिले थे, बहुत हैं ऐसे सर। तो ये गुण मिलाना अभी आउटडेटेड हो गया है। देखिए, जब ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे देश काल पात्र बोलते हैं। जब समय बदलता है तो कुंडली पढ़ने के तरीके बदल जाते हैं। मैं इसको ऐसे समझाऊंगा कि आप लेट्स सपोज 1950s का एरा लीजिए। आप किसी की कुंडली देखकर बोल सकते थे कि तुम्हें एआई इंजीनियर बनना है? नहीं बोल पा, क्योंकि उस समय था ही नहीं। वो जो टाइम पीरियड था, उस समय ये करियर प्रोफेशन था। आप यूट्यूब भी नहीं बोल सकते थे। बिल्कुल जी। कि यूट्यूब पे पॉडकास्ट करो, बहुत बढ़िया चलेगा। अरे है ही नहीं तो करें कहाँ से? अब वक्त बदल गया, 2024 आ गया, अब आज ये आप बात बोल सकते हो। तो ये है काल मतलब समय। समय के हिसाब से ज्योतिष में क्या बातें बतानी है वो बदल जाती हैं। 100 साल पहले क्या बोलते थे और अब क्या बोलेंगे। आज से कई साल पहले जब लोग अपनी ब्लड लाइन में शादी किया करते थे कि ठाकुर है तो ठाकुरों का खून ठाकुरों में जाएगा, हम तो ब्राह्मण तब नाड़ी काम करती थी, ठीक है। जो नाड़ी दोष आप देखते हो तब वो काम करता था, क्योंकि ब्लड लाइन बिल्कुल प्योर है, सेम है, एक ही। अब देखो पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। वी नेवर नो। कोई किसी फॉरेनर से शादी कर रहा है, क्रॉस रिलीजियस मैरिजेस हो रही हैं, तो आप में तो किस किस का डीएनए आया यू डोंट नो। तो अभी करके ब्लड लाइन का नाड़ी का करके क्या ही कर लोगे, ठीक है। सो ये क्या है, बदल रहा है समय, ये समझना पड़ेगा इस ज्योतिष को। और दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कि उस ज्योतिष को कितनी नॉलेज है। अगर वो एक ऐसे बाबा जी या पंडित जी हैं जिनको एआई का आज तक नाम ही नहीं सुना, तो कैसे रिकमेंड करेंगे आपको? तो ये भी डिपेंड करता है। दैट इज़ वाई हर एस्ट्रोलॉजर को अपनी टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ता है। ओके, हर चीज़ क्या चल रही है क्या नहीं चल रहा है समझना पड़ता है। आके कोई पूछे कि पीआर कब मिलेगा और आप उससे पूछ रहे हो पीआर होता क्या है, ठीक है। सो फिर ये गड़बड़ की बात है ना। तो अब मैं मानता हूँ हर चीज़ की नॉलेज नहीं हो सकती, बट ऊपर ऊपर का चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि कनाडा में लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। जब आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छी आप प्रेडिक्शन करेंगे। तो मैरिज के लिए आपको कुंडली मिलाना नंबरों से ज़्यादा दोनों की कुंडली की इंडिविजुअलिटी को देखना ज़रूरी है। प्लस कई बार होता है कि कुंडली में लड़ाई झगड़े ज़्यादा लिखे होते हैं। आपकी कुंडली में लिखा है, इसके में नहीं लिखा है, इसको ये संभालने वाला है, ये बिगाड़ने वाला है, बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक प्लस एंड माइनस होता है, कुछ ना कुछ कमियां तो निकलेंगी। अभी मेरी शादी की आप बात देख लो, ठीक है। कुंडली देखनी आ गई है तो कुछ भी रिश्ता आता है तो कुछ कमी निकल जाती है। क्या करूँ, दिख जाता है सामने, ठीक है। तो अभी मेरी मम्मी कहती है कुंडली नहीं देखनी तुम्हारी, ठीक है। मजाक में बोला है उन्होंने। तो कुछ ना कुछ कमी हमेशा रहेगी। किसके घर में नहीं है, किसके घर में दिक्कत नहीं होती है। आप अगर आप सोच रहे हो ना कि बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, बोर हो जाओगे। सबसे ज़्यादा दुखी पता है कौन है? जो गोवा में बैठा है किसी रिजॉर्ट में, उसके पास करने को कुछ नहीं है और बगल में एक ड्रिंक रखी है, वो सबसे ज़्यादा दुखी है। हम जो सोचते हैं ना कि इकट्ठे से पैसा बटोर लेंगे और फिर चिल मारेंगे, नहीं, काम करना ज़रूरी है, बिजी रहना ज़रूरी है। आप अगर खाली बैठ गए 1 दिन 2 दिन 1 महीना मैक्सिमम आपको मज़ा आएगा, उसके बाद आप पागल होने लग जाओगे। क्योंकि इंसान बने ही ऐसे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं बिजी होना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई हॉबीज़ होती हैं लोगों की, काम होता है, लोग बूढ़े हो जाते हैं। अब आप देखो जैसे अडानी अंबानी, ये चाहे तो कल काम बंद कर दे, इतना पैसा है, ज़िंदगी एक इनकी क्या इनके साथ पुश्तों की कट जाएगी, बट दे आर स्टिल डूइंग द हार्ड वर्क। अभी भी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि करना पड़ता है। यही सत्य, यही सनातन सत्य है। जैसे हम देखते हैं कि अब एक और ट्रेंड क्या, मतलब ये चल ही रहा है, आपको भी मालूम होगा कि अच्छी खासी लोग शादियां कर रहे हैं, लव मैरिजेस हो रहे हैं, अरेंज मैरिजेस हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, किसी और से उन्हें मोहब्बत हो जा रही है। और वो मोहब्बत फिर ऐसी मोहब्बत कि मियाँ को छोड़ने को तैयार है, अपनी बीवी को छोड़ने को लोग तैयार हैं, ये सब कुछ भी हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी फीमेल्स का ये एक क्वेश्चन रहता है कि क्या अपने हस्बैंड का चार्ट दिखा के हम ये पता कर सकते हैं कि इनका मैरिटल अफेयर होगा या नहीं होगा? चुटकी में, ठीक है। वीनस विद राहु अफेयर होगा। अच्छा, एक साथ बैठा है। वीनस मरकुरी मार्स अफेयर होगा, 100% होगा। वीनस मरकुरी राहु, ये 3 प्लेनेट अगर आपके हस्बैंड के चार्ट में बैठे हैं, होगा, ठीक है। क्योंकि जब ये जो मैंने कॉम्बिनेशंस बताए हैं, इसमें इंसान की एनर्जी या तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाती है या फिर सेक्सुअल डिजायर की तरफ जाती है। अगर वो स्पिरिचुअल है तो बच जाएगा। अच्छा। क्योंकि एनर्जी कहीं अगर बिजी हो गई, लेकिन अगर वो नहीं है स्पिरिचुअल तो जाएगी ही जाएगी।
बस कई लोग होते हैं कि पता नहीं चलता। आप तब तक कल्प्रेट नहीं हो जब तक बातें पता नहीं चली हैं, ठीक है, तब तक आप इनोसेंट हो। एक भाई साहब आए थे मेरे सामने, ठीक है, वो आंसर ऐसे ही कर रहे थे एक शब्द में, और कैसे आप, ठीक, कहाँ रहते हैं, कनाडा, क्या कर रहे हैं, जॉब। तो मैंने कहा कि और अफेयर का क्या हाल है आपके? अब वो खुल गए, अरे पंडित जी ठीक है, ये वो, चलेगा पंडित जी, मैं बस चलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं। जी जी। एक लेडी आई थी, शी वॉज अराउंड 45 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने मुझसे कहा कि सब ठीक चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, सब बढ़िया है, ठीक है। मैंने खुद पूछा, मैं पूछता हूँ ना कि शादी कैसी चल रही है आपकी? मेरी शादी सबसे फैंटास्टिक है, बढ़िया, बहुत अच्छी शादी चल रही। फिर मैंने कहा और अफेयर कैसा चल रहा है आपका? मैंने कहा जिम ट्रेनर है ना। पागल हो गई, ठीक है, क्योंकि 5th हाउस में मार्स था, जिम ट्रेनर, 5th हाउस अफेयर, 5th हाउस रोमांस, ठीक है। फिर वो खुल जाता है आदमी, ठीक है, कि अब तो बताओ, ठीक है, आप तो पूरा चिट्ठा खोल देते बिल्कुल बिल्कुल। जब ये ऐसे बदमाशी करते हैं लोग ना, मतलब देखो, कंसल्टेशन इज एन आर्ट, कला है वो साइकोलॉजी इन्वॉल्व है उसमें, और उसमें हम दोनों को, दो लोग इन्वॉल्व होने ज़रूरी हैं। कई लोग ये अपने ईगो में आते हैं, एटीट्यूड में आते हैं, तो उन्हें नीचे लाना ज़रूरी है, ठीक है। और कई लोग बहुत प्यारे आते हैं, ठीक है, वो बहुत प्यार से बात करते हैं, तो वो दुनिया है, उसको कैसे डील करना है वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए तो आप एस्ट्रो अरुण पंडित हैं। जब मैरिज की बात चली अरुण जी, तो डिले मैरिज और ट्रबल रिलेशनशिप की कोई रेमेडीज भी आप दे दीजिए साथ के साथ, ताकि जो परेशान है यार वो कर ले। मैरिज में अगर डिले हो रहा है, देरी हो रही है, तो उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कारण सैटर्न होता है। या तो वो 10वें घर में, 5वें घर में, पहले घर में या 7वें घर में होगा, या तो लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में आपके, या फिर आपका 7th लॉर्ड शनि के किसी नक्षत्र में भी हो। शनि का इन्वॉल्वमेंट होता है देरी कराने में कहीं ना कहीं। मूलांक 8 हो गया, वो भी अपने आप में काफ़ी है। सो ऐसे में आपको सैटर्न के मंत्र चैंटिंग मैंने आपको बताया, सैटर्न से रिलेटेड डोनेशंस भी आप कर सकते हो, जिसमें आता है कि आप काली जो दाल होती है, जो काली उड़द की दाल होती है, उसको आप 8 किलो डोनेट करो, ज़रूरतमंदों को डोनेट करो, जो मज़दूर हैं, लेबर क्लास हैं, उनके लिए कुछ खाने का व्यवस्था करो। ये सारी रेमेडीज सैटर्न की होती हैं। शादी में डिले का कारक ये है, पर शादी करवाता जुपिटर है। अच्छा, वो गुरु की बिना शादी नहीं होती आपकी, ठीक है। मैंने अभी हाल फिलहाल में यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से देखा जाता है किस साल शादी होगी आपकी, ओके। तो जुपिटर के लिए आपने देखा होगा, पहले बोल दिया जाता था कि केले की पेड़ की पूजा करो, हाँ, ठीक है, शादी के लिए पुखराज पहनाते थे, सुनेला पहनाते थे, ये जुपिटर के लिए, क्योंकि जुपिटर ही आपकी मैरिज करवा सकता है। तो अभी आपने बोला कि किसी की गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कैसे, ये पूछा ना। ट्रबल रिलेशनशिप, बिल्कुल एग्जैक्टली। रिलेशनशिप में अगर ट्रबल है तो मजबूत बनो, पावरफुल बनो, ठीक है। लक्ष्मी जी सिर्फ विष्णु जी के पास हैं और उन्हीं के पास रहेंगे, बिकॉज भगवान विष्णु इज़ द पावरफुल पर्सन, ठीक है। माँ पार्वती शिव जी को छोड़कर कभी नहीं जा सकती, बिकॉज भगवान महादेव पावरफुल हैं। तो आप फीमेल हो चाहे मेल हो, बी पावरफुल। अपने स्पाउस के पीछे भागो मत कि बाबू बाबू माफ़ कर दो, ठीक है। बी पावरफुल, बी पोलाइट, ठीक है। जब आपके अंदर कुछ दम होता है ना, तो कोई भी आपसे अट्रैक्ट हो जाता है, आपका चेहरा कैसा भी हो, ठीक है। आपने कहावत सुनी होगी, लंगूर के हाथ में अंगूर। वो लंगूर बहुत पावरफुल है। तुम बड़े अच्छा चेहरा लेकर बैठे हो, तुमसे ज़्यादा मेहनती है, तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो बी पावरफुल, बी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। इससे बड़ा अट्रैक्शन कोई होता नहीं है, अचीवमेंट से बड़ा कोई अट्रैक्शन नहीं है। आपने अगर अचीवमेंट की है ना, आप सबके लिए अट्रैक्टिव हो, ठीक है। आपको सब आपको सुंदर मानेंगे और सब आपके पीछे आएंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। कमज़ोर नहीं बनना। फ़ोन बेबी कहाँ किससे मिलने चली गई, फ़ोन चेक कराओ अपना, ठीक है, किससे बात कर ली। जो स्ट्रांग पुरुष होता है ना, वो ये सब काम कभी नहीं करता। उसकी बीवी बोलती है कि मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, गाड़ी भिजवा रहा हूँ, चली जाओ, ठीक है। वो नहीं कहता अरे किससे बात कर ली। ये कमज़ोरी की निशानियाँ हैं। तो अगर आपको रिश्ता अच्छा करना है, स्ट्रांग बन जाइए, पावरफुल बन जाइए, उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो अभी आपने शायद क्वेश्चन थोड़ा सा आपने मोल्ड किया, आपने कहा कि किसी की गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस, तो मैं ये सवाल बना लूँगी कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये कहना होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे, मैं लड़कों की ही बात करूँगी कि भाई एक लड़की के पीछे बहुत समय लग गया, मतलब पटाने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ये तो पट ही नहीं रही है, पैसा भी बहुत खर्च कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन बिल्कुल लाइन ही नहीं मिल रही है हमें, तो उनके लिए कुछ बताइए। पटाने की ट्रिक। मैं इस अपने आंसर को इसमें एक्सटेंड करूँगा कि कोई आपसे आपको मना कर रहा है ना, उसको रिस्पेक्ट के साथ लीजिए। हमें ना रिजेक्शन सहना नहीं आता, ठीक है, कि किसी ने रिजेक्ट कर दिया। खुद से सवाल पूछो कि हिम्मत कैसे हो गई यार मुझे रिजेक्ट करने की।
कुछ बेहतर है ना उसके पास आपसे, ठीक है, तभी तो रिजेक्ट हुए हो। और खुद से ये भी सवाल पूछो कि क्यों आए कोई तुम्हारे पास, ऐसा क्या है तुम्हारे पास, ठीक है, कि कोई आके अपना समय और ज़िंदगी आपको दे दे, ठीक है। हमेशा दिस लाइफ इज़ ऑलवेज गिव एंड टेक, आप मानो या ना मानो, चाहे कोई शादी हो चाहे कोई रिलेशन हो, इट इज़ गिव एंड टेक, ठीक है। आप देने के लिए आपके पास क्या ऑफ़र है। मेरे पास एक अच्छी स्टेबल जॉब है, या मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मैं मेहनती बहुत हूँ, मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, बिजनेस करना है। देखिए, आप देखना जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, वो हमेशा उनका माइंडसेट ये होता है कि जो इस सीरीज़ में पावरफुल है, या तो वो आपको पावरफुल बना देंगी, ठीक है, या फिर आप अगर काबिल नहीं हो तो वो पावरफुल के पास चली जाएंगी, ठीक है। ये फीमेल्स ऐसी ही हैं और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये बाकी के जो पुरुष हैं उनको मजबूर करता है कि वो अपने लिए काम करें, अपने ऊपर मेहनत करें और पावरफुल बने। तो किसी के पीछे आपको कोई मना कर रहा है ना, तो उसे रिस्पेक्ट के साथ ले लो, है ना, बिल्कुल बिल्कुल सम्मान के साथ ले लो, और उससे फिर से दोस्ती से तरह बातें करो। ऐसा नहीं कि अरे तुमने ऐसे बोल दिया अब तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, इससे और कमज़ोर दिखाई दोगे। अगर कोई मना कर रही है ना लड़की, और आप उसके बावजूद उससे दोस्ती मेंटेन कर रहे हो डिस्टेंस के साथ, ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है आपकी। इंस्पायर्ड कि अब तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, पीछे जाके तुम्हारी चुगली करूंगा, गॉसिप करूंगा, ये कमज़ोरी की निशानियां हैं। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट पहन लो, ये वाला रुद्राक्ष पहन लो, उससे कुछ फ़ायदा होगा। पर अगर आप मेरी बात आज समझ गए तो हमेशा फ़ायदा होता रहेगा। ये लाइफ का ट्रूथ है जो आपने अभी बताया है। यही सच्चाई सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हमारा दिमाग काम कैसे करता है, क्विक फिक्स बता दो, कल पैसा आ जाए, कल रिश्ता ठीक हो जाए। सबसे बड़ी मार्केट ज्योतिष की दुनिया में पता है क्या है, तांत्रिकों की, तांत्रिक कि दौड़ कर आएगी तुम्हारी बाहों में, सौतन से छुटकारा पाए, ठीक है, अपने पति को दूसरों के वश से दूर करें या वशीकरण कर दें। हाँ। ये 7 मार्केट दिन में सबसे बड़ा है, खोया हुआ ठीक है? प्यार वापस पाए। क्यों? क्योंकि लोग कमज़ोर हैं। कोई छोड़कर गया है, मैं मानता हूँ दुख होता है, मैं बहुत ऐसे हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट इन सब से कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही। ठीक है। कोई वशीकरण नहीं होता, कोई ऐसा टोटका नहीं है कि कोई किसी को छोड़कर आ जाएगा। अगर होता तो जो करवा रहे हैं वो किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ आज बैठे होते, वशीकरण कर लिया, ठीक है, नहीं होता। पर आप फिर भी जाते हो क्योंकि आपको क्विक फिक्स चाहिए कि जल्दी मेरी प्रॉब्लम, अभी मुझे दुख हो रहा है ना, इंसान दुख झेलने लायक बचा नहीं है अभी। अभी मुझे दुख हो रहा है तो मुझे इसका सोल्यूशन तुरंत चाहिए, ठीक है, पेशेंस खो गया है। तो वहाँ पर क्या होता है, फिर आपको लूटा जाता है, वशीकरण करा लो, ये करा लो, वो करा लो, नहीं जाना चाहिए। अभी वशीकरण में मैं एक बात और बोलूँगा कि वशीकरण, उच्चाटन क्रिया, मारण क्रिया, मुट्ठीबंदी क्रिया, ये सारी क्रियाएं होती हैं। इन सारी क्रियाओं के बारे में बातें किताबों में भी लिखी हैं। अच्छा। पर इन्हें करने वाले बहुत रेयर हैं। वो यूट्यूब पे आके वीडियो नहीं बना रहे हैं, वो दीवालों पे अपने ऐड नहीं छाप रहे हैं, वो बहुत दूर कहीं बैठे हैं और उन्हें कोई नहीं जानता। और बहुत मुट्ठी भर के लोग हैं जो ऐसी क्रियाओं को सच में जानते हैं और यूज़ कर पाते हैं। जो आपको दिख रहे हैं ना एडवर्टीजमेंट, कि वशीकरण करा लो, ब्रिंग बैक योर लव, ठीक है, सो नहीं आएगा लव आपका, ठीक है, जो बचा है वो भी चला जाएगा। चल, जब वशीकरण की आपने बात करी तो थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करता हूँ, वशीकरण भी लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि वशीकरण लोगों को डराया जा रहा है काला जादू के नाम पर, टोने टोटकों के नाम पर। आपको कह दिया जाता है कि आपके ऊपर दोष लग चुके हैं। कुंडली के दोष से तो लोग परेशान नहीं है, लेकिन जो वशीकरण के जो दोष हो रहे हैं ना, इनसे सबसे ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। क्या सच में ये जो वशीकरण के नाम पर ढोंग चल रहा है, शायद आप बुरा मत मानिएगा जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ढोंग वर्ड, क्या ये सच में एक्यूरेट है? कई बार लोग आते हैं, कुंडली दिखाते हैं और अपने से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, ठीक है। अब ऐसे लोगों को डाइवर्ट करना बहुत इजी है, ठीक है, हाँ हाँ कराया तो है, ठीक है, ये पूजा इतने लाख की कराओ, ठीक हो जाएगा, ओके। जबकि सच्चाई ये होती है कि किसी ने कुछ नहीं कराया। और मैंने अभी बताया कि ये कराना इतना आसान नहीं जितना आसान आप समझ रहे हो। आपके घर के पड़ोस में जो आंटी रहती हैं, नहीं है उनके बस की बात कि आपके लौंग फेंकी, नींबू फेंकी और आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये चीज़ असल में होती भी है। अच्छा। बट इसको करने वाले आपको जल्दी मिलेंगे नहीं। तो 90% केसेस में देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये सिर्फ आपके मन का वहम है। अच्छा। ओके, और कुछ नहीं है। अब उस वहम का कोई फ़ायदा उठा ले, कोई आपको कुछ बता दे, आप करने लग जाओ, वो आपके ऊपर है। बट 10% केसेस में ये रियलिटी भी हो सकता है। और अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है, सच में फील हो रहा है, देखिए मैंने सच्चाइयाँ भी देखी हैं। देयर वाज अ फैमिली, IAS फैमिली थी, फादर IAS थे, मदर IPS थी, उनके जो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर थे वो भी ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड थे। 2 बच्चियाँ थीं, लखनऊ की फैमिली थी। वो अच्छे स्कूल से पढ़ा,
सोचिए कितना गाइडेंस है उनके घर में खुद, बट आज तक उनकी जॉब नहीं लग पाई, नॉट ए क्लर्क की जॉब नहीं लग पा रही है। हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ा कर रहे हैं, हस्बैंड अल्कोहलिक हो गया और ये अचानक से 2017 के बाद से होने लग गया। एक अच्छा खासा खेलता परिवार टूटने के कगार पे आ गया। सो उनकी मदर ने कॉल किया था, उनके लिए सच था ये कि उनके ऊपर ऐसा हुआ है। बस एक बहुत आसान सा उपाय है। इन सारे तंत्रों से, सारी क्रियाओं से हमारी देवी जी बहुत बड़ी हैं, ठीक है। आपको अपने घर में 10 महाविद्या की एक अच्छी पूजा करवा लेनी है। अच्छा। और एक ही बार करानी, वंस इन अ लाइफ। और फिर आप देखो 6 महीने में आज वो दोनों बेटियां बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। आपने जैसे बोला 10 महाविद्या की पूजा, इसके नाम पे भी ना सर बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है पूजाओं के नाम पर। लोग ये कहते हैं आपके ऊपर किसने कुछ करा दिया, आप माँ की पूजा करा लीजिए, हम कर देंगे, इतने लाख रुपए देने। हर प्रॉब्लम के लिए सिर्फ पूजा का ही सॉल्यूशन क्यों है? पूजाएं बहुत काम करती हैं। लाखों रुपए में क्यों होगी फिर पूजा? लाखों रुपए में इसलिए होगी क्योंकि जो पंडित जी आते हैं इस पूजा के लिए, वो नंबर उनके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ माई चॉइस। मैं पूजा करा रहा हूँ ना, मेरा प्राइस है 1 लाख रुपए, ठीक है। मतलब मेरा नहीं, ऐसा मत समझना कि मेरा, मैं नहीं करता, मुझे आती भी नहीं पूजा कराने, मुझे कुंडली पढ़ना आता है, ठीक है। ये मेरा है, आपको लेना है नहीं लेना वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर मैं आपको फोर्स करूं लेना पड़ेगा नहीं तो ये हो जाएगा तो गलती है, ठीक है। बट अदरवाइज यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। और आमतौर पे परिवारों के पास कुछ पंडित जी उनके खास होते ही हैं जिन पे उनको ट्रस्ट होता है, ओके। तो आप उनके साथ रहे। इतना 1 लाख 1.5 लाख की पूजाएं तो बहुत रेयर होती हैं, कम होती हैं। जब आप बहुत बड़ी पूजा कोई ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में भी पैसा लगता है। तो ये बात सच है कि पैसा लगता है और वो चॉइस है आपकी, ठीक है, कि आप उससे कितने भव्य तरीके से करना चाहते हो। एक पंडित जी भी आके कर सकते हैं, ठीक है। 10 पंडित भी बैठकर करते हैं, तो जितने लोग बढ़ेंगे उनकी उतने चार्जेस बढ़ेंगे। अच्छा। और आप क्यों नहीं चाहते हो पंडित जी कमाएं, ठीक है। उनका भी तो घर है, उनको भी तो कमाना है। हम सबसे ज्यादा कंजूसी यही करते हैं। डराकर कमाना कितना सही है? डरा कर कमाना तो बिल्कुल गलत है। डरा कर कमाकर सिर्फ पंडित जी नहीं कमा रहे हैं, डॉक्टर भी कमा रहे हैं, वकील भी कमा रहे हैं। आपके पिताजी को कुछ हो जाएगा, डॉक्टर कहेगा 8 लाख रुपए लगेंगे, आप किडनी बेच के लाओगे, वो डर ही तो है। आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो जाए, वकील क्या करता है आपको, अरे आपको जेल ना हो जाए इसलिए ये करना है, जज को उतना देना है, ये करना है। तो हर इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन अरुण जी, मैं आपको फिर रोकूंगा यहाँ पे। हमें स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहिए। जैसा आपने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर ने कहा ये ऑपरेशन होता है, मोटा पैसा देते हैं। जब हमारे को हेल्थ इश्यूज होते हैं, हमारे पास कोर्ट केस हो जाए, कुछ भी होता है, तो हम ज्योतिष के पास किस लिए जाते हैं? वो एक सहारा होता है कि वो कुछ ऐसा बता देगा हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग, ताकि हम अवेयर हो सके, हम रेमेडीज कर सके। लेकिन वो तो खुद लूट रहा है ना। ये लूट रहा है, ये शब्द आपका है, ठीक है। एंड मैं मानता हूँ कि देयर आर सम पीपल बट नॉट ऑल। आज के टाइम में तो लोगों को इतना ज्योतिष के बारे में पता चल गया है, वो वीडियोस देख देख कर कि वो जब आते हैं कंसल्टेशन लेने तो खुद ही बोलते हैं राहु की दशा चल रही, इस वजह से परेशान हो रहा हूँ, बस आपसे कंफर्म करना है, ठीक है। सो आमिर जी, क्या है ना कि दो तरह के लोग हैं, और ये आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, पहले भी थे, ठीक है। आपको अगर अवेयरनेस नहीं है, आपको अगर उस चीज के बारे में, जैसे आपको ऑपरेशन के बारे में नहीं पता, तो कोई भी कहानी आपको चिपकाई जा सकती है। आपको अगर कुंडली के बारे में नहीं पता तो मैं कुछ भी बोल दूं, आप मांगलिक ना हो, मैं आपको मांगलिक बना दूं और कोई पूजा करवा दूं। तो अवेयरनेस जितनी होगी आपके पास, उतना कम चांसेस है कि कोई आपका मिसयूज कर पाएगा। सो अवेयरनेस बढ़ाइए, चीज़ों के बारे में पता करिए, सब्जेक्ट्स को पढ़िए, ठीक है। एटलीस्ट ज्योतिष तो कोई भी सीख सकता है ना। मेडिकल में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। बट वहाँ पर क्या कर सकते हो आप, सेकंड ओपिनियंस ले सकते हो, ठीक है। तो जब सेकंड ओपिनियंस लोगे तो बातें क्लियर हो जाती हैं। हमें बस इतना सा स्मार्ट बनना है, इतना सा, ठीक है। सारी चीज़ें नॉर्मल होने लग जाती हैं। कोई भी आपको डरा रहा है, देखिए ज्योतिष का काम या फिर किसी भी नॉलेज का काम हमेशा लिबरेशन होता है। हाँ जी। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको फ्रीडम फील होनी चाहिए, लिबरेशन फील होना चाहिए। अगर डर रहे हो तो गलत जगह हो। आप मेरा पूरा यूट्यूब चैनल देखिए, एक वीडियो बताइए इसमें डरा रहा हूँ मैं आपको, आप तो अवेयर कर, ठीक है। सिर्फ अवेयरनेस। इसी वजह से बहुत अच्छा सा आपने बड़ा बढ़िया सवाल पूछा, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर आप किसी के पास गए हैं या किसी की बातें सुन रहे हैं और डर लग रहा है तो आप गलत जगह हैं, ठीक है। नॉलेज हमेशा लिबरेट करती है। ज्योतिष एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जिसको पढ़ना है और जिस पे रिसर्च करनी है। लेकिन देखिए ना कि लोगों को आजकल भ्रमित करने के लिए कितनी सारी चीज़ें, हम लोग अभी इंस्टा अगर खोल लेते हैं और स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। जैसे उस एडवर्टाइजमेंट में आएगा कि बेटा 4 दिन में तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें मैसेज करेगा। हाँ गुरुजी, मेरे पास मैसेज आ गया है।
वो मार्केटिंग बहुत सारी ऐसी जो ऐप है आप भी जानती हैं सारी। वो मार्केटिंग है ना। तो होता क्या है ना कि हर कंपनी में एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी का सामान को सेल करना। तो वो अपने अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ठीक है। सो उसमें वो हम सबको आई गेस पता है कि ये मार्केटिंग हो रही है, ठीक है, दैट्स इट। वो मार्केटिंग का पार्ट है, हम सब करते हैं। हम हर कंपनी करती है मार्केटिंग अपनी। प्रचार होता है तभी व्यापार होता है। तो कंपनी को तो व्यापार करना है, बिजनेस करना है, उसके पास अच्छे प्रोडक्ट भी, आपके पास अच्छा प्रोडक्ट भी हो तो भी मार्केटिंग करनी पड़ती है, खराब हो तो भी मार्केटिंग करनी पड़ती है। मार्केटिंग के बिना कोई बिजनेस नहीं लेकिन ये सच तो नहीं है ना, ये तो आप मानेंगे ना कि ये सच नहीं है कि 3 दिन में आपका बॉयफ्रेंड मतलब आपको छोड़ के चला गया, लेकिन वो 3 दिन में आपको मैसेज करेगा मैंने ऐसा कुछ कर दिया है। ये सच नहीं है, ये तो मानेंगे ना आप। हाँ, मैं मानूंगा इस चीज़ को, ठीक है। और मैसेज कर देगा, क्या पता गलती से कर भी देगा। बिल्कुल। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास ऐसे आते होंगे जो कहते होंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास किसी ने मतलब मेरे ऊपर किसी ने कुछ कराया हुआ है। सिर्फ यही नहीं सर, अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कहना होता है कि मैं जब से इस घर में शिफ्ट हुआ हूँ तब से मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं जब से इस घर में आया हूँ तो फैमिली मेम्बर्स के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो क्या ऐसा भी होता है कि घर के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया हो? वास्तु कई बार गड़बड़ होता है, ठीक है। द बेस्ट रेमेडी, और ये हमेशा रहेगी वास्तु के लिए, आप अपने घर को डीक्लटर करिए। डीक्लटर योर हाउस। जो पन्नियाँ पॉलीथीन बटोर के रखी कि जीवन के किसी छोर पर काम आएंगी, वो उन्हें फेंक दो। जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मंत्रा के आपने डब्बे बचा के रखे ना कि कभी जीवन में काम आएगा ना, उन्हें फेंक दो, घर से कचरा निकाल दो। इट इज़ अ प्रोसेस, नॉट अ इवेंट कि एक दिन में नहीं होगा। और करके देखो, 30 दिन के बाद आपकी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। घर का वास्तु का ही मतलब है कि डीक्लटर योर हाउस, पहली चीज़। दूसरा रेमेडी फॉर वास्तु, आपका एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वास्तु के हिसाब से अपने एंट्रेंस पे हमेशा थर्सडे के दिन आप हल्दी से उसके जैसे ऐसे ऐसे सहलाते ना, उसके एंट्रेंस पे लेप लगाइए और गंगा जल से उसको धुलिए या किसी भी साफ पानी से धुलिए। थोड़ा सा पीलापन वहाँ पे रह जाना चाहिए। दिस इज सेकंड रेमेडी फॉर। 2 रेमेडी बता रहा हूँ बस आपको, ठीक है। मैं वैसे ज़्यादा पॉडकास्ट में कभी रेमेडीज़ नहीं बताता, ये रेमेडीज़ काम करती हैं। इसी तरह से साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आप अच्छा डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है? ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ यहीं से देख लूँगा साउथ ईस्ट क्या है, बाथरूम से देख लूँगा। आप अज्यूम करिए कि आपकी प्रॉपर्टी का सेंटर कहाँ पर आता है, ठीक है, चाहे फ्लैट हो चाहे आपका घर हो, उस सेंटर पे जाकर खड़े हो जाइए। आजकल तो फ़ोन में कंपास आता है, कंपास खोलिए, देन सीधी साउथ ईस्ट, ओके। किसी रूम से नहीं देखना, घर के बाहर से नहीं देखना, घर के अंदर से देखना है, ठीक है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन शुक्र की दिशा है और फायर एलिमेंट है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन से कैश फ्लो देखा जाता है। तो अगर ये गड़बड़ होता है ना, तो घर में पैसे का प्रॉब्लम आता है, कैश का प्रॉब्लम आता है। नॉर्थ ईस्ट होता है तो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा कुछ आपको सोर्स नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पे बाथरूम नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे किचन सबसे बेस्ट है, ठीक है। और जिनके घरों में साउथ ईस्ट में किचन होता है उनका वास्तु 80% करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज मंगल इज़ द कमांडर ऑफ ऑल प्लैनेट्स। तो कमांडर जब ठीक जगह पे बैठ गए हैं पावरफुल पोजीशन पे, तो बाकी सब मैनेज कर देते हैं आपके लिए। तो ये साउथ ईस्ट में आप अपने किचन, मान लेते अब किचन नहीं है, पंडित जी किचन तो मेरा बना है, उसे तोड़ के यहाँ तो बना नहीं दूंगा, तो यहाँ पर आप रेड कलर कराइए, लाल रंग की एनर्जी करिए, रेड कलर के बल्ब आप जला सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो एक बढ़िया लक्ष्मी नरसिंह की फ़ोटो लगा दीजिए आप, ओके। तो आपका कोई भी रिलीजन हो, अगर हिंदू है तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन, आप रेड कलर की पेंटिंग वॉलपेपर लगवा सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। साउथ ईस्ट को बैलेंस करना ज़रूरी है, एंट्रेंस ठीक करना ज़रूरी है, हाउस को डिक्लटर करना ज़रूरी है। यही 3 चीज़ें वास्तु में सबसे अच्छा काम करती हैं। आप करके देखिए, फिर आपका रिजल्ट ही बोलेगा। सर 2025 को लेकर थोड़ा सा आपसे बात करनी है। 2025 में ट्रांजिट हो रहा है गुरु का। गुरु का जो ट्रांजिट हो रहा है, कौन कौन सी राशि वालों के लिए इजी रहने वाला है, कौन कौन सी राशि के लिए वो ट्रबल लेकर आने वाला? 2025 में सिर्फ गुरु का नहीं हो रहा है, शनि महाराज भी अपनी राशि बदल रहे हैं, जो कि 2.5 साल में एक बार बदलते हैं। और इंटरेस्टिंगली हमारे हम सबका घर चलाने वाले सारे एस्ट्रोलॉजरों का राहु, ठीक है, राहु और केतु भी अपना राशि बदल रहे हैं। ये और ये ट्रांजिट मई में होगा, ठीक है, मई के आसपास होगा, यानी कि आधे साल बीत चुका होगा। उसके बाद जुपिटर वृषभ राशि से निकलकर जेमिनी में, यानी कि तीसरी राशि में जाएगा। अच्छा। जुपिटर जहाँ जहाँ देखता है वहाँ ईश्वर की कृपा बरसती है, ठीक है। तो आपको जैसे जेमिनी से देखना है, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, उसके बाद आया लिब्रा। तो लिब्रा राशि वालों को यहाँ पर प्रॉफिट होगा फ्रॉम देयर बिजनेस और फ्रॉम देयर मैरिज। मैरिज का भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये जुपिटर से 5वां आया।
लिब्रा के आगे चलते हैं। आया आपकी 8वीं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, फिर आया सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों को फ़ायदा होगा अपने फादर की तरफ से, या फिर पैटर्नल प्रॉपर्टी की तरफ से, या किसी गुरु टीचर की वजह से, या फिर जब ये लोग किसी, अब देखना ये सेजिटेरियस वाले मई के बाद जून में ही किसी उस पे जाएंगे, स्पिरिचुअल प्लेस पर या रिलीजियस प्लेस पर, और वहाँ से इनको जैसे ही वो ट्रैवल कर रहे होंगे कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी, सेजिटेरियस। तो ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया मकर जी कुंभ। कुंभ आया नया जी 9th नंबर पे, अच्छा। जुपिटर से। तो इनको भी यहाँ पर फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा चांसेस है यहाँ पर इनको फ़ायदा होने का, कि इनको फ़ायदा होगा कोलैबोरेशन से। अच्छा। ठीक है, कि अभी थोड़ा चीज़ मुझे आता है, थोड़ा आमिर जी को आता है, हम कोलैब करते हैं साथ में। तो कुंभ राशि वाले जातकों को रेडी रहना है, ईगो में नहीं आना है कि हमें बाकी सब पानी का। आपको कोलैब करने के लिए रेडी रहना है, किसी के ओपिनियन सुनने के लिए रेडी रहना है। तो इन 3 राशियों को बहुत फ़ायदा होगा जुपिटर की वजह से। अभी सैटर्न की वजह से सबसे ज़्यादा फायदा होगा टॉरस को। अच्छा। वृषभ राशि अगर आपकी है तो इस साल 2025 में आपको काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे दिलाता हुआ ये राशि दिखाई दे रहा है, स्पेशली इन योर करियर। पहले तो चेंज कराएगा, हाँ। और चेंज कराओगे आप परेशान हो जाओगे। आपको लगेगा पुरानी जॉब तो ठीक थी यार, पता नहीं है कहाँ आ गया, पैसा ज़्यादा दिलाएगा। अच्छा। इस वजह से तो जाओगे, हाँ। और वहाँ पे खूब रगड़े जाओगे। ठीक है, आपको लगेगा कि पंडित की बात क्यों मान ली, ठीक है, नहीं चेंज करनी चाहिए थी, लेकिन फिर वही जॉब आपका रास्ता बनेगी आगे की अपॉर्चुनिटी के लिए। देन लिब्रा को दोनों प्लेनेट फेवर कर रहे हैं, जुपिटर भी और सैटर्न भी। तो अगर आपकी लिब्रा साइन है ना, तो आपके लिए बिजनेस, मनी, ये वो टाइम है ना कि बल्ला घुमाओ बस बॉल आई जाएगी। ठीक है, तो ये राशियां हैं जो कि मैं सोचता हूँ इस साल ज़्यादा। अभी डिफिकल्ट किसके लिए? मीन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, उनके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो अभी अपनी तोन अंदर नहीं कर रहे हैं तो ये साल हॉस्पिटल भेज देगा। अच्छा। ठीक है, सो मीन राशि वाले अपनी फिटनेस, खास तौर पे जो खा रहे हैं वो, उसको ध्यान रखना है उनको, क्योंकि मीन के ऊपर यानी आपके मून के ऊपर सैटर्न आने वाला है। और ये हॉस्पिटल पहुंचा के ही दम लेता है। ठीक है, इसके लिए तो मैं रेमेडी भी बताता हूँ कि आप हर 3 महीने बॉडी चेकअप कराइए हॉस्पिटल जाकर। ठीक है, खून निकलना था वैसे ही खून निकल गया। ठीक है, तो प्रॉमिस फुलफिल हो गया, क्योंकि हम इवेंट नहीं बदल सकते। तो ये मीन राशि को ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से अगर आपकी कन्या राशि है तो मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, शादी में ब्रेकअप या डाइवोर्स, सेपरेशन जैसी स्थिति बन जाएगी। आपको भी सैटर्न की रेमेडीज करनी चाहिए। तो ये वो राशियाँ हैं। इसके साथ ही अगर 2025 की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये सवाल है कि 2025 चूँकि मंगल जो है मंगल का साल है, ये 9 नंबर का, तो लोगों का ये कहना है कि ऐसा तो नहीं है कि अगर ये मंगल का साल है तो हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नौकरियां चली जाएं या फिर बिजनेस में लॉस हो जाए, या फिर ऐसा तो नहीं, क्योंकि मंगल से देखिए आप भी लोग डरते हैं, जैसी मंगल की बात आती है तो हाँ लोगों को डर लगता है उससे, तो लोगों के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। ओके, सो जैसे मंगल का साल हम इसको इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि 2025 ऐड करके 9 नंबर आ जाता है, तो 9 नंबर मंगल का नंबर है। सो मार्शियन एनर्जी इस थ्रू आउट द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड फैलेगी। जैसे 2024 में सैटर्न की एनर्जी थी, तो क्या हुआ 2024 में? स्ट्रगल देखे आपने, बहुत हार्डवर्क देखा, लोगों ने बहुत मेहनत करी है, चेंजेस भी बहुत किए हैं, शनि चेंज करवाते हैं। तो ये 2024 की बात थी। अब आएगी मंगल की एनर्जी। सबसे पहला है कि ये साल बहुत स्पीड से भागेगा। आपके आसपास आप देखोगे कि लोग क्या क्या करते चले जा रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ आलस किया, दिस ईयर इज़ नॉट फॉर यू। ये आपको पीट के भगा के मारेगा, बहुत मारेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जितनी तेज़ी से भागना है उतनी तेज़ी से भागो। ठीक है, क्योंकि ये इसकी एनर्जी है। मंगल एक ऐसा ग्रह है ना, उसको बोल दिया जाए पहाड़ चढ़ना है, अब बस इतना बताओ, वो गिरेगा, पड़ेगा, चोट लगेगी, घुटने छिलेंगे, पर वो चढ़ के मानेगा। तो ये एनर्जी होने वाली है इस साल की। आप अपने आसपास देखोगे कि लोग कुछ प्राप्त करने के लिए यूनिक आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो करना चाहिए आपको, अदरवाइज जो कर रहे हैं उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा मंगल की एनर्जी होती है कि फिलैंथ्रोपी। तो इस साल आप बहुत सुनेंगे कि फिलैंथ्रोपी के काम हो रहे हैं, लोग हो रहा है। मंगल इज ऑल्सो सडन गवर्नमेंट डिसीजंस। लास्ट बार नंबर 9 का साल आया था 2016 में। अच्छा, हाँ 2016 में आया था। सडन गवर्नमेंट हुआ था वहाँ पे डीमोनेटाइजेशन। 8 बजे मोदी जी आए, कल से नोट बंद, अचानक से हुआ, लोगों की हड़बड़ा तब। ऐसे ही डिसीजन आप इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल डिसीजन होंगे या फिर इंटर रिलेशंस विद अदर कंट्रीज डिसीजंस होंगे। और सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज़ में भी आप ऐसा सुन सकते हैं। दिस ईयर इज़ अ ईयर ऑफ वॉर। अच्छा, ठीक है, तो आप लड़ाई झगड़े सब कुछ देख सकते हो इस साल।
रियल एस्टेट बूम करेगा क्योंकि नंबर 9 उसको फेवर करता है। फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी रेवोल्यूशन आप देखोगे या काफ़ी अवेयरनेस देखोगे आप इस साल कि फिटनेस में भी लोग काफ़ी, अभी से दिसंबर से देखना कितने सारे लोगों का मन हो चुका है कि हम अपनी फिटनेस पे काम करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, डाइट ही अच्छी करेंगे, तो फिटनेस पे भी लोग बहुत कॉन्शियस होंगे। और इससे रिलेटेड कई सारे आप स्टार्टअप या फिर कई सारे प्रोग्राम भी इस साल देख सकते हो। दिस ईयर इज़ ऑल्सो ईयर ऑफ ट्रैप्स। आपको ट्रैप में फंसाया जाएगा कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, इसमें आप पैसा लगा दो, अगर लगाए तो गए। और इवन आप ये भी देखोगे ट्रैप में फंसाने के लिए कई नई नई टेक्निक निकल कर आएंगी। ओके, इस साल तो ये सारी चीज़ें एनर्जी है इस साल की। सबसे बेस्ट क्या है, अपनी फिटनेस पे काम करिए, अपनी हेल्थ पे काम करिए, मंगल सबसे जल्दी ठीक उसी से होता है। दूसरा क्या है कि अब आपके पास वक्त नहीं है, ऐसा फील करिए। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास समय है तो आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। ठीक है, ये इस साल की बात है। तो ये मेरा वो सजेशन है जो लोग हमारे व्यूअर्स से सुन रहे हैं। गुड लक की मैं बात करता हूँ, 2025 सबके लिए अच्छा कैसे रहे उसके लिए अभी से क्या तैयारी हमें करनी चाहिए? क्योंकि देखिए ओवरऑल डिपेंड, जैसे आप बताते हैं कि हमारा कुंडली लगन चार्ट पे डिपेंड करता है, तो हमें चार्ट में अपने में क्या क्या सावधानी अभी से बरतनी चाहिए ताकि जो आने वाला भी ये साल है वो हमारे लिए गुड लक लेकर आए। एक मैं बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि आपका लक कैसे बढ़ सकता है। बस एक अच्छे इंसान बन जाइए, बस एक इनोसेंट इंसान बन जाइए। और जब आप इनोसेंट होते हैं ना, आपके चेहरे से दिखता है वो कि ये इंसान इनोसेंट है। और जब आप कपटी होते हैं, चालाक होते हैं कि मेरा फ़ायदा, नहीं, इन ग्रहों का राजा सूर्य है, राजा है वो। और आप देखना जिसका सूर्य लगन में होता है या एक मूलांक होता है जिनका, आप उनको देखेंगे कि उनका दोस्त आएगा कि यार टी शर्ट अच्छी लग रही, चल ले जा। ठीक है, दिस इज़ द एटीट्यूड ऑफ किंग। आपको वैसा ही एटीट्यूड चाहिए, लाना पड़ेगा अपने अंदर कि बिल्कुल ईमानदार, इनोसेंट। अभी बातें सुनी होंगी आपने, पर कभी बन के देखो। ठीक है, लोग आएंगे बेवकूफ़ भी बनाएंगे, बनाने दो। ठीक है, आप उनसे बहुत आगे चले जाओगे, बहुत आगे। मैं तो कितने बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ, वो बहुत भोले हैं, मासूम हैं, दिल के बहुत साफ़ हैं। ठीक है, इसीलिए आज वो बड़े हैं। जी जी, वो अपने से पहले अपने परिवार या अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं, इसीलिए बड़े हैं। अब इसमें ये भी नहीं कह रहा हूँ एकदम गलीबल बन जाओ कि कोई भी फ़ायदा उठा के चला है। बीच में कहीं ना कहीं आपको आना, आपका गुड लक बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ है रिस्पेक्ट द फीमेल्स। ठीक है, फेमाइन एनर्जी की अगर जितनी रिस्पेक्ट करते हैं उतना, देखिए वीनस क्या है, वो भी फेमाइन एनर्जी है। ठीक है, वीनस को हम माँ लक्ष्मी से अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम सब वीनस के पीछे भाग रहे हैं, हम काम भी वीनस का ही कर रहे हैं, विच इज़ सोशल मीडिया। ठीक है, सो वीनस सही होता है आपका जब आप रिस्पेक्ट फीमेल करते हो। अपनी माँ की रिस्पेक्ट करिए, पिताजी की रिस्पेक्ट करिए, ये हो गई बेसिक सी बातें। अभी आते कुंडली के ऊपर। ठीक है, आपकी कुंडली का 9th हाउस बताता है कि आपका भाग्य कहाँ पे जा रहा है। अच्छा, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि 9th हाउस का लॉर्ड आपने समझ लिया। अब डिफरेंट हाउसेस में ये बैठेगा, तो आप क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपका भाग्य बढ़ेगा। अगर 9th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा तो आप तो पैदाइशी लकी हो। अच्छा, क्योंकि आपकी सेल्फ और भाग्य दोनों जुड़ गया। आप जब पैदा हुए थे तो भी भाग्य लेकर आए थे। आपको अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना है कि जब कोई बात करे तो इम्प्रेस होना चाहिए, अच्छा दिखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छी कम्युनिकेशन सीखिए, कम्युनिकेशन की कुछ कोर्स करने पड़े कर लीजिए। जितनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी उतना अच्छा आपका लक। अभी 9th हाउस लॉर्ड सेकंड में बैठा है, फैमिली एंड टोन ऑफ योर लैंग्वेज। आप अपनी टोन पर काम करिए कि किसी को एरोगेंस नहीं लगनी चाहिए, सबको बहुत मीठा लगना चाहिए। गालियां देना कम कर दीजिए, अभद्र शब्द बोलना कम कर दीजिए। अगर 9th लॉर्ड सेकंड में बैठा और आपको अपना भाग्य बढ़ाना है, क्लीन योर टीथ, सेकंड हाउस इज योर टीथ। अगर आप 10 दिन तक मंजन नहीं करते हो ना तो भाग्य कमज़ोर कर रहे हो आप अपना। 9th हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है। अगर ऐसे में आपको अपने सिबलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी है और हो सके तो उनके साथ काम कर लीजिए। नहीं हो पा रहा है तो ट्रैवल करिए, छोटे छोटे ट्रैवल। हर 2 महीने में, 1 महीने में आप कहीं चले गए, दूसरे शहर में घूम आए, किसी मंदिर चले गए, किसी और स्पिरिचुअल प्लेस पर चले गए, कहीं किसी से मिलने चले। जितना ट्रैवल करेंगे उतना लक आपका बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ अगर 9th लॉर्ड थर्ड में बैठा है, थोड़ा पड़ोसियों का भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि थर्ड हाउस इज नेबरहुड ऑल्सो। 9th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है। अब आपका भाग्य आपकी मम्मी के साथ जुड़ गया है जी। आप अपनी मम्मी के पैर दबाइए, उनकी जितनी केयर हो सके वो करिए, उनको गिफ्ट्स दीजिए। ठीक है, आपका भाग्य बढ़ता है। एक और मज़ेदार बात है, अगर 9th हाउस लॉर्ड 4th में बैठता तो जितनी गाड़ी खरीदता आदमी उतना भाग्य उसका बढ़ता है। ये भी होता है। 9th हाउस लॉर्ड 5th में है तो आपका भाग आपकी एजुकेशन से जुड़ा है। ठीक है, आप अगर पढ़ना बंद कर देंगे लक काम करना बंद कर देगा। आप पढ़ना जारी रखेंगे आपका भाग्य काम करता रहेगा। और जब आपके बेबी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, तो आपके बच्चों के साथ आपका लक जुड़ जाएगा और वो जैसे जैसे बढ़ेंगे उम्र में वैसे वैसे आपका भाग्य बढ़ेगा, पद मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठ गया तो आपका भाग्य जुड़ जाता है सेवा से। आप जितनी वॉलंटियर वर्क, आपने देखा होगा ना, कई लोग
किसी स्पिरिचुअल जगह पे लंगर में, गुरुद्वारे में वॉलंटियर वर्क करते हैं, खाना बांटते हैं, जूते साफ करते हैं, एक से एक अमीर लोग जूते साफ कर रहे हैं वहाँ पे। तो आपका भाग्य सेवा से जुड़ा हुआ है। आप जितनी सेवा कर सकते हैं वृद्ध लोगों की, जो भी आपके बस में वो करनी चाहिए। 9th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में अगर बैठ जाए तो आपका भाग एक तो आपके स्पाउस के साथ जुड़ जाता है। रिस्पेक्ट योर स्पाउस, उनकी बातें मानिए, उनके एडवाइसेस मानिए और उनसे डिस्कस करके ही कोई डिसीजन लीजिए। दूसरा, आपका भाग अगर 7th हाउस में 9वें घर के मालिक बैठे हैं तो जुड़ जाता है पब्लिक अपीयरेंस से। आपको जितना हो सके लोगों के सामने अपीयर होना चाहिए। घर में बैठकर चुपके होकर मत बैठे, आपका भाग डाउन होगा। 9th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए तो यहाँ पे आपका भाग चैरिटी में। चैरिटी क्या होती है? चैरिटी में आप अपना धन खर्च कर सकते हैं। सेवा जब बोला था तो वहाँ पे आपको अपना वक्त खर्च करना है, और चैरिटी में आप अपना धन खर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास है, जितने आपका क्षमता है उतना आप करें। और इंटरेस्टिंग बात, 9th हाउस लॉर्ड अगर 8th में है, आप अगर ज्योतिष सीखते हैं तो आपका भाग्य बढ़ता है। क्योंकि 8th हाउस लॉर्ड अकल्ट का है, ज्योतिष का भी है, तंत्र का भी है, उनसे भी आपका भाग्य बढ़ता है। इवन टैक्स का काम करते हैं तो भी भाग्य बढ़ता है। 9th हाउस लॉर्ड 9th में है तो फादर के साथ, गुरु के साथ और रिलीजन के साथ, आपका कोई भी रिलीजन हो, आप उसके ट्रेडिशंस को फॉलो करिए, उसके रिचुअल्स को मानिए, अपने घर की परंपरा को मानिए। कोई एक मेंटोर, अच्छा टीचर ढूंढिए और उससे जुड़ के रहिए। पिता की इज्जत करिए। 9th हाउस लॉर्ड अगर 10th में आ जाएगा तो आपका भाग्य जुड़ जाता है। एक तो मदर इन लॉ के साथ आपका भाग्य जुड़ जाता है, ठीक है, तो मदर इन लॉ की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। दूसरा, यहाँ पर आपका भाग्य आपकी मेहनत से जुड़ गया है, इवन भाग्य भी और आपका स्टेटस भी। अभी यहाँ पर आलसी बनकर रहोगे तो आप भाग्य नीचे कर रहे हो, अगर आप एक्टिव हो तो आप अपना भाग अच्छा कर रहे हो। 9th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गया है, यहाँ पर आपका भाग जुड़ जाता है कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से। अब आप लकी तभी होगे जब आप नेटवर्किंग कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, उनको बर्थडे पे विशेष कर रहे हो, उनके सुख दुख में जितना हो सके उतना उनके साथ रहने की कोशिश कर रहे हो। आप देखना, एक से शुरू करोगे, जैसे आज मैंने आपसे नेटवर्किंग कर ली, आपके थ्रू किसी और से मिलूंगा, उसके थ्रू किसी और से मिलूंगा। अगर 9th हाउस लॉर्ड 11th में बैठा है, 9th हाउस लॉर्ड 12th में बैठा है, घर छोड़ दो, विदेश जाओ, आपका भाग्य वहाँ पर है, या फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, आपका भाग्य वहाँ पर है। इस तरह से आप अपने भाग्य को बढ़ा सकते हो, या फिर यही कुंडली की बात मान सकते हो। बिल्कुल। एक और सवाल है, ये सवाल हो सकता है कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। इस साल पॉडकास्ट सबसे ज़्यादा किस फील्ड में होंगे? मतलब हम सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट किसके करेंगे और किसके देख सकते हैं? इस साल पॉडकास्ट में एक तो रियल एस्टेट जो ब्रोकर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं जो जानते हैं इस बारे में, उनके पॉडकास्ट हो सकते हैं। और मंगल इज़ ऑल्सो आर्मी, डिफेंस, रॉ, ये जैसे जो ऑपरेशंस होते हैं, इनके भी पॉडकास्ट इस बार ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हैं। एंड मार्च में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिटनेस रिलेटेड पॉडकास्ट भी एक नए तरीके से बूम पर आ सकते हैं। यही सारे पॉडकास्ट बूम करेंगे। 2024 में मैंने बोला था कि डॉक्टर्स का चलेगा, ठीक है, तो चला भी था डॉक्टर्स का, ठीक है। 2025 में इस तरह से चलेगा। जी अरुण जी, शनि की साढ़े सती और ढैया 2025 में किन किन राशियों पर इम्पैक्ट डालने वाला है? अभी इस समय दिसंबर 2024 में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो साढ़े साती मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि इन पर है। मार्च 2025 के बाद मकर वाले फ्री हो जाएंगे जी। कुंभ पे रहेगी, इनका लास्ट फेज स्टार्ट होगा, मीन पे सेकंड फेज स्टार्ट होगा और एक नई राशि ऐड हो जाएगी, मेष राशि। अच्छा। तो कुंभ, मीन और मेष, इन 3 मार्च के बाद इन 3 राशियों पर शनि की साढ़े साती होगी। शनि की साढ़े साती जब आती है, हाँ। तो सबसे पहला जो आपके मन में विचार आता है कि यार अभी ना चेंज करना है। जॉब करने वाले बिजनेस में जाने की कोशिश करेंगे या दूसरी कंपनी में जाने की कोशिश करेंगे, घर भी चेंज करने की बातें चलेंगी, लोकेशन भी चेंज होता है। तो शनि का पहला जो इंडिकेशन होता है वो चेंज होता है। शनि कहता है बहुत हो गया सब, चलो बदलो। मन में ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं। इंसान को अकेला रहना बहुत पसंद आता है, ठीक है, वो खुद से बातें करना, अकेले रहना, ये बहुत आनंद आता है उसे। इंसान स्लो मूवर हो जाता है, धीरे धीरे काम करता है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, पर वो अपनी मेहनत को स्कैटर्ड कर देता है। हाँ। 10% यहाँ, 50% यहाँ, 20% वहाँ, जिस वजह से साढ़े साती प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जी। कोई भी नया चेंज करेगा तो हमेशा डिफ़िकल्टी आएगी 6 महीने तक। पॉलिटिक्स ज़्यादा मिलेगी, जॉब में वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपका फ़ायदा ज़्यादा होता है। ठीक है। शनि की साढ़े साती में सबसे ज़्यादा अमीर बनते हैं लोग। अच्छा। हाँ, ये शनि लोग क्रेव करते हैं कि मेरे साढ़े साती लौट आए, ठीक है। इतना लकी हो जाती है? इतना लकी हो जाती है अगर आपका सैटर्न 2nd हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस, 9th हाउस में बैठा है। अच्छा। तो ये साढ़े साती आपको अमीर बना के चली जाएगी। और अमीर अब तभी बनोगे जब आप बदलाव को एक्सेप्ट करोगे। अगर आपने मना कर दिया कि यार कौन जाए विदेश, मैं तो अपने घर में खुश हूँ, बस वहीं पे गड़बड़ हो गया, तब वो साढ़े साती बुरी हो जाती है। अच्छा।
मेरा काम मेरी 7.5 में शुरू हुआ था, 2020 में आई थी मेरे ऊपर 7.5, जी। और उससे पहले कुछ और कर रहे थे। हाँ। अचानक से कोविड लग गया, ये करने लग गए। हाँ। बड़ा मन नहीं था मेरा, लोग मेरे दोस्त मुझसे बोलते थे पंडिताई कर रहे हो, बड़े आए थे तुम तो यूपीएससी क्लियर करने, ये वो बुरा लगता था। मैं छुपाया, बहुत महीने तक छुपाया, जी। किसी को पता नहीं चला। उसके बाद जब थोड़ा फेमस हो गया, अब वो दोस्त मुझसे पूछते हैं कुंडली कब देखो। ठीक है? तो चेंज एक्सेप्ट किया ना। जी बिल्कुल। बुरा भी बहुत लगा, हो रहा था पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कहाँ मुझे चल गया, अनएक्सपेक्टेड। आज किंग ऑफ एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। अब अगर हम बात कर ले, जैसे हमने एस्ट्रो पे बात कर ली है, हमने वास्तु पे भी बात करी, न्यूमरोलॉजी पे मैं अब चाहूँगी कि एक दो सवाल मेरे हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी में हमने बहुत ज़्यादा सुना है कि अगर आप अपने नेम की स्पेलिंग चेंज करते हैं तो आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। मान लीजिए आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, मेरा नाम कंचन है, अगर मेरे साथ चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं, अच्छी नहीं हो रही हैं, तो अगर मैं अपनी नेम की स्पेलिंग को चेंज करूँगी, ए डबल लगा लूँगी या एन डबल लगा लूँगी, तो क्या मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक होने लगेंगी? काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में जो, क्योंकि हर एक नाम का एक नंबर होता है। हाँ। ठीक है, और उसमें डबल डिजिट भी देखी जाती हैं, सिंगल डिजिट भी देखी जाती हैं। तो यस, आप अगर अपने नाम की स्पेलिंग ऐसे रखते हैं जो कि आपके साइकिक और डेस्टिनी नंबर से सिंक में है, अच्छा नंबर है, तो आपको वो फ़र्क पड़ता है। हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, फॉर्चून रिपोर्ट, उसमें आपके नाम की हम एक ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, उसमें हर एक अल्फ़ाबेट को एक नंबर देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, और फिर बताते हैं कि आपका अभी का नाम क्या रिजल्ट दे रहा है आपको। अभी का नाम। ठीक है, और उसके बाद ये नाम आपको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ फर्स्ट नेम यूज़ करो, कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने आसपास वाले लोगों को बोलो कि वो अपने लास्ट नेम से बुलाएं आपको। अच्छा। कई बार पूरा नाम भी बदलना पड़ जाता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा भी होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो अक्षय कुमार हैं, उनका पहले नाम शायद राजीव भाटिया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं इनका नाम अलग, दिलीप कुमार का नाम यूसुफ खान था। ठीक है, तो क्या हुआ, कई बार पूरे नाम भी बदलने पड़ते हैं। ऐसा ही नाम होता है, तो नेम काम करता है अगर आप इसे काम करने दो। अरुण जी, 2025 न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 9 नंबर बनता है, तो अगर हमने ज्योतिष के हिसाब से तो समझा कैसा रहने वाला है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से समझें अगर हम, तो 2025 कैसा रहने वाला है? आपको मूलांक एक तो कैलकुलेट करना आना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले आपकी जो डेट है, आपकी क्या डेट है आमिर जी? 9/11/93। तो 9 है, तो आपका मूलांक तो 9 ही हो गया। जी। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपका मेरा 22 22 है, तो 2 + 2 क्या करेंगे, 4 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम अपना साइकिक नंबर या फिर मूलांक काउंट करते हैं। ठीक है। अभी आपका मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच में ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, अभी इतना पता चल गया। अब नंबर 9 फ्रेंडली नंबर होता है 1 के साथ, अच्छा। 3 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, कुछ 8 के साथ। अच्छा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ 8 के साथ। इनके लिए साल बेहतर है। अच्छा। लेकिन नंबर 9 इज़ अ एनिमी ऑफ नंबर 2, रिलेशनशिप में तबाही मचाएगा। नंबर 9 इज़ अ एनिमी ऑफ नंबर 4। ठीक है, हेल्थ में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, कैसी हेल्थ? पैर में चोट लगेगी, पेट खराब रहेगा, पेट में प्रॉब्लम आएगी, कुछ पेट के किसी ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे। गाड़ी धीरे चलाना है ना। अच्छा। इस साल नंबर 4 अगर आपका मूलांक 4 है। ठीक है। ठीक है, बाकी के लिए देखो 7 के लिए सो है। हाँ। ठीक है, 8 के लिए भी सो है। नंबर 9 का साल है और आप खुद नंबर 9 के हैं। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर है ये साल। बस क्या होगा कि आप ना एग्रेसिव में और गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, और एग्रेशन में कुछ सामान वामान तोड़ने की आदत पड़ सकती है आपको। तो आप तो आमिर जी अभी के बाद जिम ही चले जाना सीधे। ठीक है। अब बताऊं तो सच में आज से ही जिम शुरू कर लिया। अरे वाह, बधाई हो, बधाई हो। आज मॉर्निंग जिम करके पॉडकास्ट हो रहा है हमारा। क्या बात। ठीक है, एक सवाल और, जैसे हम देखते हैं कि अभी आपने नेम का बताया कि नेम की स्पेलिंग अगर चेंज करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। मोबाइल नंबर, अगर जैसे बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि लास्ट में 777 और 555 ऐसे होता है, तो क्या ये सब भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है? इंडिया में कि पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में। तो वहाँ पे तो जब आप विदेश के फ़ोन नंबर देखते हो तो शुरू की कई सारी डिजिट्स फिक्स होती हैं उनके कंट्री और ये उनके कोड के हिसाब से। अभी मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, अभी मैं बहुत विश्वास नहीं करता। ठीक है। हमने अपने अकड़ गुरुकुल पे एक जो विश्वास करते थे उनसे एक ट्यूटर से इसका कोर्स बनवाया है। ठीक है, क्योंकि मैं जब तक मेरा पूरा 100% नहीं हो जाएगा तो मैं इस पे आगे किसी को प्रमोट नहीं करूँगा यहाँ पे। इवन जो हमारा ऐप है हॉरोकॉस्मो, उसमें भी हमने आप अपना आपका मोबाइल नंबर आप पे कैसा रिजल्ट डाल रहा है आप ऐप में डालिए, फ्री में वो आपको बता देगा। वो उन्हीं ट्यूटर से हमने बनवाया है। तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अभी मेरी रिसर्च इस पर इतनी है नहीं कि मैं कुछ अच्छा बोलूँ या बुरा बोलूँ, अभी उतना विश्वास नहीं है। अच्छा सर, स्विच वर्ड बहुत ट्रेंड कर रहे हैं,
आप भी बहुत अच्छे से देख रहे होंगे जिस तरह से मार्केट में एकदम से ये चले हैं। कहा जाता है कि अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है या शादी को लेकर, बिजनेस को लेकर, पैसे को लेकर, तो कुछ नंबर्स बता दिए जाते हैं। यहाँ फालतू पे की देख चीज़ें लीजिए, हैं, मैं इस पे विश्वास नहीं करता। ये वर्क ठीक नहीं है? करते। कि आप ऐसे ऐसे बोलो और पैसा आ जाएगा, ठीक है? ऐसा ही बोलना होता तो मैं यहाँ के पॉडकास्ट क्यों कर रहा होता, ठीक है? अभी जाके 4 घंटे आराम से मंत्र बोल रहा होता, मंत्र सॉरी कुछ स्विच वर्ड बोल रहा हूँ। तो आई डोंट ट्रस्ट कि आप यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो और सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। इट इज़ प्लेसिबो एक्चुअली, ठीक है? प्लेसिबो की तरह काम करता है। प्लेसिबो आप समझते ही हो गए, आई गेस। नहीं, उसको मैं वही पूछने वाला था। प्लेसिबो मतलब कि अगर हमारा दिमाग किसी चीज़ को मानना चाहता है तो वो उसको प्रूव कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड को हम इसको कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर मन में आ जाए कि आज मुझे पेट लेना है अपने लिए, ठीक है, तो आपको सारे अच्छे अच्छे पेट दिखने लग जाएंगे, ठीक है? आपको कुत्तों की भौंकने की आवाज़ प्यारी लगने लग जाएगी। तो आपका माइंड जिस चीज़ में विश्वास करना चाहता है आपको करवा देता है। तो अगर आपका माइंड चाह रहा है कि मैं यहाँ पे लिखूँ और मुझे मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, तो आपका माइंड ऐसा फील करवा देगा आपको, बट इट इज़ वेरी टेम्परेरी। अच्छा। ठीक है? तो स्विच वर्ड से लोग कहेंगे कि हमें फ़ायदा हुआ, पर वो टेम्परेरी ही हुआ होगा। ठीक है? सो मेरा विश्वास उतना नहीं है, और जिनका विश्वास है मैं उनको कुछ बुरा नहीं कह रहा हूँ। आपका विश्वास है, आपको मुबारक हो, आप इस पे ब्लू विश्वास और करिए, ये जो मेरी एंजल्स बातों पे मत नंबर करिए। हैं, ये क्या होते हैं? कौन सा? एंजल्स नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं? एंजल नंबर्स बहुत सी बार मेरे को ऐसा होता है, अगर मेरे को सोच में 222 बहुत बार दिखता है मेरे कहाँ को। दिखता है? गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियों के नंबर प्लेट पे दिख जाता है, 11 दिख जाता है जब मैं सोचता हूँ, बट मुझे तब दिखता है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज ये पॉडकास्ट कर, हो सकता है मुझे जाते टाइम ये नंबर्स दिखें, क्योंकि लास्ट जब मोबाइल में टाइम उठाएंगे तो 2:22। ऐसा हुआ 11 मुझे बहुत बार हुआ है। 11 आपको दिखा कभी? हाँ नहीं, मेरे साथ ऐसा तो देखिए, दो तरह, इसमें पूछ ही से ले रहा था क्योंकि दो तरह के लोग हैं। एक वो जिनको महीनों से दिख रहा है, हाँ, मुझे बहुत टाइम से। ठीक है, और एक वो जिन्हें इसको दिख क्या रहा है, ठीक है। तो ये दो तरह के लोग हैं। ऐसा होता तो इसीलिए मैंने पूछा कि कहाँ दिख रहा है। हाँ। कि या आपको मोबाइल में दिखता है, बार बार दिखता है। हाँ। एक ऐसा नहीं एक बार गलती से दिख गया, 6-6 महीने 1-1 साल तक दिखता है। सेम रिपीटेशन। और वही नंबर गाड़ियों में दिखेगा। अब इसका मतलब होता है हर एक नंबर का। अच्छा। क्योंकि नंबर की बात हो रही है तो हम इसे निम्नोलॉजी के चैप्टर के अंडर ले आते हैं, ठीक है। अदरवाइज सिग्नल कई तरीकों से मिलते हैं। किसी को चिड़िया दिखती है, किसी को सपने में सांप दिखता है, किसी को कुछ और सिंबल दिखता है, अच्छा या बुरा होने वाला होता है उसकी लाइफ में। अभी समझ में आ गई ये होता है कि ये यूनिवर्स का एक सिग्नल है आपको कि ऐसा कुछ आगे होने वाला है, बी रेडी। हाँ। जैसे 1111 बार बार दिख रहा है, इट इज़ अ इंडिकेशन की न्यू बिगनिंग, नई चीज़ शुरू होने वाली है। अच्छा। जिम जाने वाले हो, नई चीज़ करोगे, अपनी नई आदत आएगी, नया इंसान आएगा, नए घर में जाओगे, नए बिजनेस या नई जॉब में जाओगे। 1 का मतलब है नई शुरुआत। इसी जगह अगर आपको नंबर 2 बार बार दिख रहा है, 222, 2222 बार बार दिख रहा है, ये वक्त है कि आप अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अपने अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताइए। उन्हें आपकी ज़रूरत है और आपको उनकी ज़रूरत है। जब आप अपने दोस्तों या अपने परिवार के साथ समय बिताओगे तो कुछ एक ऐसी बात कोई बोल देगा, आपको हिट कर जाएगी, आप कुछ और करने लग जाओगे और आपका काम बन जाएगा। सो नंबर 2 आ रहा है तो स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। नंबर 3 आ रहा है तो ये यूनिवर्स का सिग्नल है कि पढ़ लो बेटा। अच्छा। अभी नॉलेज का समय है। साथ ही साथ नंबर 3 बार बार दिख रहा है, थोड़ा स्माइल करो, थोड़ा हंसो, ये उसका भी इंडिकेशन है। नंबर 3 दिख रहा है तो जाओ लोगों की शादियों में, जिन्होंने इनवाइट किया उनकी शादियों में जाओ, उनसे मिलो, लोगों से मिलो। आप अपने पुराने किसी बिजनेस क्लाइंट को फ़ोन करो, पुराने दोस्तों को फ़ोन करो, अपने कनेक्शंस को रिवाइव करो। ये 3 का सिम्टम है। अगर आपको 4, 44, 444, 4444 बार बार दिखाई दे रहा है तो ये कह रहा है कि अब डिसिप्लिन में आ जाओ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो अपने डेली रूटीन के डिसिप्लिन में या हेल्थ को लेकर। ये इंडिकेशन कर रहा है कि कुछ तो चीज़ है आपकी लाइफ में जो मिसमैनेज है। हेल्थ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, एंड एनीथिंग वी डोंट मैनेज वी लूज़। जो भी चीज़ हम मैनेज नहीं करेंगे हम खो देंगे उसे। हेल्थ नहीं करेंगे, हेल्थ खो देंगे। रिलेशनशिप नहीं करेंगे, वो खो देंगे। जॉब या अपने बिजनेस को मैनेज नहीं करेंगे, वो भी खो देंगे हम। तो नंबर 4 आ रहा है तो ये बता रहा है। इसी तरह से अगर नंबर 5 बार बार आ रहा है तो इट इज़ टाइम टू टेक रिस्क। अच्छा। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ऐसा कुछ होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा भी बुरा भी दोनों केसेस में हो सकता है। किसी को बहुत प्यार करते हो छोड़कर भी जा सकता है, इस दुनिया से जा सकता है, या फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपने कहा था ये मेरे बस की बात तो नहीं है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। वहीं पर अगर नंबर 6 आपको 66, 666, 6666 बार बार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि खर्चा होने वाला है। अच्छा। शादी में, बेबी होने में, वेकेशन मनाने में, हॉलीडेज़ में, घर लेने में, फर्नीचर लेने में, इसी तरह की किसी लग्जरी या फिर मेटलिस्टिक चीज़ों में आपका मोटा खर्चा होने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाओ। नंबर 7, 77, 777 अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो ये कह रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू फॉलो स्पिरिचुअल पाथ।
अभी आपकी लाइफ में जितने क्योस चल रहे हैं उसमें अगर आप स्पिरिचुअलिटी अपनाते हैं तो वो सारे ईजी हो जाएंगे। 8 दिख रहा है तो बहुत मोटा पैसा आने वाला है, वेल्थ आने वाली है, लेकिन हार्डवर्क भी बहुत आएगा। उसके बाद कुछ बेचना पड़ेगा जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा, चाहे शेयर्स बेचो चाहे फिर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचो। अगर नंबर 9 दिख रहा है आपको बार बार, तो ये वक्त है कि फिटनेस पे काम कर लीजिए। ठीक है, अपनी हेल्थ पे काम कर लीजिए, आपकी हेल्थ डिटोरिएट होने वाली है। ओके, अभी क्या होता है, कई लोगों को ना मिक्स दिखते हैं। हाँ। जैसे किसी को 9696 दिख सकता है। ओके, तो क्या करना है, 9 मतलब फिटनेस, 6 मतलब खर्चा, फिटनेस पे खर्चा। ठीक है, इस तरह से आप जोड़ जोड़ कर बना सकते हो। मैंने आपको एक वो दे दिया है लेआउट, आप अपने नंबर का मीनिंग निकाल सकते हो। अगर असेंडिंग नंबर दिख रहे हैं आपको 246 369, तो कुछ लाइफ में ग्रोथ आने वाली है। अगर डिसेंडिंग नंबर आपको दिख रहे हैं 421 या फिर 321, तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ है जो डाउनवर्ड जानी है। यूजुअली वो फाइनेंस होता है, मनी होता है, डिमोशन हो जाएगा, जॉब छूट जाएगी, कुछ ऐसा होने वाला है। शेयर मार्केट के हिसाब से 2025 कैसा रह सकता है? जो लोग ना शेयर मार्केट पे डिपेंड होने लगता है, वो शेयर मार्केट से ही सब कुछ करना है। शेयर मार्केट में मुझे बहुत नॉलेज तो नहीं है कि क्या होता है, पर मुझे इतना लग रहा है कि अभी तक जो रिकॉर्ड नहीं टूटे वो टूट जाएंगे इस साल। अच्छा। निफ्टी हो गया आपका, और आई थिंक बहुत एक ऐसे नंबर पे जाएगा, और उसके बाद आपको सडन फॉल भी देखने को मिलेगा, और ये मार्केट का सच है। ठीक है, बट एक नया रिकॉर्ड ज़रूर बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना ये फास्ट मूविंग साल है, तो आप शेयर मार्केट में भी देखेंगे चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते हुए और एक नया रिकॉर्ड सेट करते हुए। क्विक रेमेडीज हो जाएं अरुण जी कुछ? क्विक रेमेडीज़, ओके, पर मेरी रेमेडीज़ इंसान को बड़ी इजी लगती है। हाँ। और वो करता नहीं है, लेकिन उसको चाहिए कि कोई ताबीज़ बताओ पंडित जी। ठीक है, पहली बात तो आपको यूट्यूब पे, गूगल पे जितने उपाय सुनने को मिलते हैं मत करिए। अच्छा। ठीक है, वो बैकफायर कर जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ को सूट करेंगे, कुछ कुछ को बहुत परेशान भी कर जाएंगे। आप अपना कुंडली किसी को दिखाओ जिस पे भी विश्वास हो, और कस्टमाइज अपने लिए रेमेडीज़ करो। ठीक है, पर कुछ उपाय हैं जो कि यूनिवर्सल हैं। अच्छा। जैसे कि सबसे अच्छा उपाय एक है, अगर आपको पैसों का प्रॉब्लम है, धन का प्रॉब्लम है, सो आप ना अमावस्या महीने में एक दिन आती है, उस दिन गंगा जल से नहाइए। ये आपके लिए अच्छा उपाय, इससे पितरों की ब्लेसिंग भी मिलती है। ओके, अब गंगा नहीं है तो आप गंगा जल अपने पानी में डाल के नहा सकते हैं। ये उपाय राहु का है। अच्छा। ठीक है, राहु हमारी चलती हुई गाड़ी में रोड़ा है जी। ठीक है, तो गाड़ी स्मूथ हो जाए तो उसके लिए आप राहु का एक रेमेडी कर सकते हैं। अगर किसी को ओवर थिंकिंग बहुत है, स्ट्रेस है किसी बात का, उसकी आदत हो गई है, चिंता सुबह शाम रहती है, तो आपको साउथ ईस्ट वाला जो बताया था वो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप अपने तकिए पे एक लाल कपड़े में थोड़ी सी 50 ग्राम सौंफ बांध कर भी रख सकते हैं। इससे नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस कम होता है। ये एक आप रेमेडी कर सकते हैं। अगर आपको अपना शुक्र अच्छा करना है तो 40 दिनों तक गाली मत दीजिए। अगर आपको अपना शुक्र यानी कि वेल्थ अच्छा रखना है तो 40 दिनों तक सात्विक भोजन करिए। करके देखिए, फ़ायदा होगा। वास्तु के लिए डिक्लटर करिए अपने घर को, वो भी ठीक होगा। तो ये बहुत जनरल रेमेडीज़ हैं, कॉमन रेमेडीज़ हैं, और ये सब पे बहुत अच्छे से काम करती हैं, पर आप करोगे नहीं क्योंकि ये आसान लग रही है। जब तक इसमें मैं मसाला नहीं डालूंगा ना कि 101 ग्राम ही सौंफ होनी चाहिए, 2 ग्राम हुई तो ठीक है, तब तक मज़ा नहीं आता आदमी को। तो ज्योतिष में बहुत सारा इंटरटेनमेंट है, लेकिन उससे परे हटेंगे जब आप, तो ज्योतिष एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर आप हो, आप इसे सीखना शुरू कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। आप लोग बहुत मेहनत कर करके फिर सीए बनते हैं, वो बीटेक करते हैं। इसको एक बार मौका देके देखिए, ये आपको एक तो प्रसिद्ध बना देगा। आप अभी इस रूम में अगर किसी को पता हो कि कुंडली देखनी आती है, भाई थोड़ा सा, ठीक है, सो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देता है आपको। इवन अगर आपको इनकम करनी है, जैसे हमारे बैचेस में कई सारी हाउसवाइफ आती हैं, उन पति अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, अपने काम में, बच्चे अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, तो हम क्या करें? ठीक है, खाना बनाने अब सबके घर में मेड आने लग गई है, तो वो ज्योतिष सीख रही हैं और वो अर्न करना शुरू कर रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात, उनको बहुत अच्छा लगता है। भले वो 25-30 हज़ार ही कमाएं, ज़्यादा नहीं कमा रही है, बट दे आर फीलिंग हम भी कुछ कमा रहे हैं, अपने घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और पूरे मोहल्ले की लेडीज़ उनके घर में आ रही हैं, दीदी दीदी, तो पॉपुलर भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ज्योतिष से आप कमा भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं। पार्ट टाइम, फुल टाइम आपकी चाहत है, और ज्योतिष सीखते हैं ना तो 8वां घर बैलेंस हो जाता है। यानी कि 8वां घर दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, ये सब बैलेंस हो जा रहा है आपका। तो ज्योतिष सीखने से ये भी फ़ायदा होता है। बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, और बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिसे एक ज़िंदगी कम पड़ती है सीखने में। जैसे न्यूमरोलॉजी आप 2 महीने में सीख सकते हो। अच्छा, ठीक है, छोटा सब्जेक्ट है, क्रिस्प है, क्लियर है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें करता है। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक ज़िंदगी में नहीं खत्म होता। इसको हमेशा आप सीखते रहेंगे? हमेशा सीखते रहेंगे, हमेशा। इसीलिए मैं कहता हूँ वंस एस्ट्रोलॉजर ऑलवेज एस्ट्रोलॉजर। बिल्कुल। अरुण जी, जैसे रेमेडीज़ की बात चल रही है ना, एक रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को ना अट्रैक्ट करते हैं कि यार उनको ना पैसे से रिलेटेड रेमेडी मिल जाए, और जब बात आती है ना एस्ट्रो अरुण पंडित की, तो वो जानते हैं इनकी रेमेडी तो सच में करोड़पति बना देगी।
एक रेमेडी है, अगर आपको धन की, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस इसकी प्रॉब्लम है, आप इसको 3 महीने करके देखिए और रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। आप पढ़ें श्री सूक्तम। श्री सूक्तम ऋग्वेद से लिया गया है और ये माँ लक्ष्मी को डेडिकेटेड है। सबसे ज़्यादा जल्दी माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं। अच्छा। जिन घरों में अभी इसी टाइम पे लेडीज़ कर रही हैं या कोई जेंट्स भी कर रहा है, आप कमेंट कर में उनसे पूछिएगा कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। उनको अबंडेंस मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। श्री सूक्तम बस थोड़ा सा कठिन है, संस्कृत में है, आप इसको यूट्यूब में सुनिएगा और इसको पढ़ना, चैंट करना, यानी गले से बोलना है आपको, शुरू कर दीजिए। और ये एक उपाय, एक और ललिता सहस्त्रनाम। ये माँ त्रिपुर सुंदरी को डेडिकेटेड है और इसके लिए आपको एक श्रीयंत्र रखना रहता है अपने घर में। आप घर में श्रीयंत्र रखिए, ठीक है, और उसके सामने ललिता सहस्त्र नाम पढ़िए और फिर देखिए अपनी लाइफ 3 महीने 4 महीने में कैसे बदलती है आपकी लाइफ। 2 पावरफुल रेमेडीज, पर टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है। और जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं वो क्या करें कि 2025 में फॉरेन चले जाएं, चाहे वो सेटल को लेकर हो, चाहे वो जॉब को लेकर हो, या वो उनकी पढ़ाई को लेकर हो? मूवमेंट का जो प्लेनेट होता है वो राहु होता है। दिस इज़ राहु जो कि इंसान को सेटल करता है फॉरेन में, विदेश में। या फिर आप नॉर्थ वेस्ट में एक कटोरी में गंगा जल रखिए और उसमें एक सिल्वर का एलिफेंट रखिए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सेंटर से देखकर। ये राहु का एक अच्छा रेमेडी होता है जो कि आपके लिए काम करता है। और टिप ऑफ द पॉडकास्ट? टिप ऑफ द पॉडकास्ट ये है कि इस सब्जेक्ट को पढ़िए, इसको सीखिए। ये एक तिरस्कृत सब्जेक्ट है, कई सारे लोग इसे हीन भावना से देखते हैं। आप थोड़े अग्रेसिव हो गए तो लूटते हैं, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं हमारे पास। वो तब तक हैं जब तक आप इसका एक पन्ना नहीं पलट रहे हैं। जिस दिन आप इस सब्जेक्ट को सीखने लग जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे बाकी के सब्जेक्ट हैं, इस सब्जेक्ट के भी अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं और बताने के तरीके हैं। हर एक चीज़ होती है, काम करती है, डिपेंड करता है किसके पास कितना एक्सपीरियंस है। ओके, तो आप इस प्यारे सब्जेक्ट को ज़रूर सीखिए। अरुण पंडित जी की फेवरेट बुक? मेरी सबसे अच्छी बुक तो अभी बृहत्पराशर होरा शास्त्र है, ठीक है। ये महर्षि पराशर ने लिखी थी, जो कि वेदव्यास जी के फादर हैं। इनके श्लोक आज भी ज्योतिष की दुनिया में बहुत प्रचलित हैं। हर ज्योतिष जो इनको पढ़ता है उस एक अलग रूल निकालता है। यहाँ से मैं पढ़ूंगा सेम श्लोक, मुझे अलग एक रूल समझ में आएगा, आप पढ़ोगे आपको अलग, और मैं भी सही आप भी सही। तो इतना मैजिकल ये बुक है बृहत्पराशर। ये इसको बोला जाता है ये गीता है। जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए गीता का काम करती है। हॉबीज, ट्रैवल या मूवीज? मूवीज, आई लाइक मूवीज। क्रिकेट? नहीं, क्रिकेट नहीं पसंद है। नहीं पसंद है? पसंद मतलब पसंद ना पसंद, कभी इंटरेस्ट देखना या खेलना? खेल तो चलो मैं लूंगा, पर मुझे वो नहीं पसंद कि आईपीएल आ रहा है तो टीवी के सामने बैठे रहो, ये वाला। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी मेरी 3 इडियट्स थी। अच्छा। और एक और मूवी बड़ी अच्छी लगी थी, मार्शियन। अच्छा, ठीक है, वो बहुत हॉलीवुड की मूवी, वो काफी बेहतर है। क्रश? मेरा क्रश, ठीक है, अभी यहाँ कैमरे के सामने अच्छा, फेवरेट एक्टर्स पूछ लेते हैं। मुझे इंडिया में अमिताभ बच्चन, शाहिद कपूर, कार्तिक आर्यन ये भी अच्छे लगते हैं, पर फॉरेन में मुझे सबसे जॉनी डेप अच्छा अच्छे एक्टर लगते हैं, और रॉबर्ट डॉनी जूनियर ये भी अच्छे लगते हैं। बहुत शानदार। कंचन, कुछ रहा हो तो शायद अभी बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। अब जैसे अभी आपने बताया कि ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो आपको लेना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं शायद इसके बाद आपसे ये पूछूंगी, लेकिन मैं अभी पूछ लेती हूँ कि अगर मुझे सीखना हो तो आपका ये नया बैच कब से शुरू हो रहा है? हमारा एक वो है, हमने एक वेबसाइट बनाई है, एक ऑर्गेनाइजेशन है अकल्ट गुरुकुल, ठीक है। तो आप उस वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पे आपको हमारे जो कोर्सेज हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ़ोन नंबर भी होंगे, आप कॉल कर लेना, और आपको तो मैं अभी ज्वाइन करवाता हूँ। ठीक है। किंग ऑफ एस्ट्रोलॉजर अरुण पंडित, बहुत शानदार आपके साथ सर ये पॉडकास्ट, बहुत मजा आया। मैंने बहुत पॉडकास्ट किए हैं अभी तक अपने, आई गेस 50 हो गए होंगे। आप दोनों की एनर्जी हमेशा ऐसे एक ब्राइटनेस फील होती है, ठीक है। क्या अब ये क्या बढ़िया सवाल है इधर से आने वाला है। तो यू बोथ ऑफ यू आर वेरी गुड होस्ट सर, और उससे भी बड़े आप अच्छे लिसनर हो, सुनते हो आप। जब आप आए तो आपके आने से ही हमारी एनर्जी ना हाई हो गई थी सर। आपने एंट्री की ना तभी ऐसा लग रहा था कि हाँ ये एक इंतजार था ना लंबे समय से कि हाँ अरुण पंडित जी का पॉडकास्ट करना, वो आज खत्म हुआ। और कहते हैं रात को नींद नहीं आती है। आज शुरू हुआ, हम मल्टीपल पॉडकास्ट करेंगे। हाँ, जरूर आगे भी मिलेंगे हमारे। हम पास रहते हैं 5 मिनट की दूरी पर। बस फिर तो ये लोगों के लिए पॉडकास्ट सिलसिला जारी रहेगा सर। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। राधे राधे। नमस्कार।